हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? रिलैक्स्ड हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत 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 दुआएं की और आपकी ही दुआओं की वजह से ये जो ज़िंदगी में हलचल मची हुई थी ये कुछ सेटल डाउन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान। हमारे वालिदैन जो हमें सिखाते रहे हैं वो वक्त के साथ साथ चीज़ें यानी कि तरबियत के कुछ कुछ हिस्से बदलते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज़माना था हम बड़े मासूम से बच्चे होते थे और अम्मी अब्बू कहते थे कि बेटा अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दिया करना, और कभी किसी पे हाथ नहीं उठाना, कभी किसी को जवाब नहीं देना। मगर फिर वक्त बदल गया और वक्त बदलने के साथ जो आपके इर्द गिर्द के बच्चे थे वो बहुत तेज़ हो गए और उसकी वजह से फिर माँ बाप ने कहना शुरू किया, नहीं बेटा पिट के नहीं आना, अगर कोई एक मारे तो दो मार के आना। सो ज़माने के हिसाब से आपकी तरबियत के स्टाइल भी चेंज होने लगे। यानी अपनी हिफाजत सबसे पहले तुम्हें खुद करनी है, उसके बाद आके अपने अम्मी अब्बू को बताओ। क्योंकि जब आप अपनी हिफाजत नहीं कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कभी आंख फड़वा के आ जाते हैं, कभी सर फटवा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू ने कहा है लड़ाई करना अच्छी बात नहीं। लड़ाई करना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन किसी की धुर बनना या किसी से दबना या किसी को अपने ऊपर जुल्म करने देना भी अच्छी बात नहीं। क्योंकि बेसिकली उसका भी गुनाह है कि अगर आप पे कोई जुल्म किया जा रहा है और आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे या स्टैंड नहीं ले रहे, सो जब आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो अल्लाह कैसे आपकी मदद करेगा। तो अल्लाह ने आपको हाथ पाँव दिमाग ये सब चीज़ें दी हैं कि आपको कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ज़िच करे तो आपने उसका जवाब देना है। सो तरबियत के जैसे जैसे सिलसिले चेंज होते रहे। ये क्यों? इसलिए कि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें। और आपकी हिफाजत अगर मैं ये देखूं कि अगर जो माएँ हैं हमेशा से वो हर चीज़ की हिफाजत करती हैं, यानी कि अगर उनको ये पता है कि मेरे मियाँ की तनख्वाह इतनी है, इसमें घर चलाना है, तो वो उसमें उस चादर में रहकर पैर फैलाती हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला सकूं, अपने घर या बाकी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकूं। तो इसीलिए जो सलीका शार ख़वातीन हैं वो पहले से अपनी पूरी जो हिसाब किताब है वो बना के रखती हैं कि ऐसा नहीं होता कि पैसा हाथ में आए उससे पहले ही उन्होंने जगह जगह से उधार लेके खर्चे कर दिए और वो पैसा आते ही चला जाए। जो सलीका शार, जो समझदार हैं, वो हमेशा प्लान करती हैं, हिफाजत करती हैं उन दिनों से जब उनको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। सो इसीलिए फिर आगे चलते हैं। जब वो सुनती हैं कोई बीमारी फैल गई है, फ्लू, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, तो कुछ ना कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर करती हैं, खाने में कुछ ऐसा मिलाती हैं या सूप पिलाती हैं या कुछ ऐसी कि आप लोगों को, यानी आप उनके जो बच्चे हैं उनको वो वायरस जो फैला है वो उससे महफूज रहें, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा हो। अच्छा खाना पिलाना करती हैं ताकि कोई भी किसी भी चीज़ की कमी उनके बच्चों की फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। आदमी बीमार होंगे, छुट्टियाँ होंगी तो घर बैठेंगे तो जाहिर है पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे और फिर कंपटीशन कहाँ रह गया, बच्चे कहाँ रह गए। सो ये भी बात हुई हिफाजत की। फिर बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी इंटरफेरेंसेस करते हैं और उसकी वजह से आपके घर का, आपके दिल का, आपके दिमाग का सुकून जो है वो तहस नहस कर देते हैं। आप उनसे पहले ही थोड़ा एहतियाती तदाबीर के तौर पर दूर रहते हैं, हिफाजत करते हैं अपनी फैमिली की, अपने घर की, अपनी मेंटल हेल्थ की।
ये भी आजकल बोला जाता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा दूर कर दो अपने आप से जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इसीलिए ये जो हिफाजत का आज टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर के लिए। और अपनी हिफाजत आप किस किस तरह किस किस फील्ड में कर सकते हैं, आज थोड़ी सी गाइडलाइंस हम आपको, जो हम दे सकते हैं गाइडलाइंस वो तो हम देंगे, लेकिन जो आपको हिफाजत की गाइडलाइंस कहीं से भी मिले ज़रूर कैप्चर किया करें। तो आज का 2.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमारे पास आज जो पैनल है जो आपको थोड़ी टिप्स देने वाले हैं कि अपनी हिफाजत इन लोगों ने किस किस सिचुएशन में कैसे की। ज़ाहिर है जब हम किसी से बात करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। सो यहाँ कोई गॉसिप नहीं हो रही, यहाँ कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बात नहीं हो रही, बल्कि काम की बात हो रही है। वो कि अगर आप अपनी हिफाजत करें किसी भी चीज़ में वक्त से पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। मेरी एक तरफ है सारा उमैर, बड़े दिनों बाद 10 साल बाद हम अभी कर रहे थे डिस्कस, 10 साल बाद मेरे शो पे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी दूसरी तरफ है अरीज चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। एक डिफरेंट अटायर में, कॉलेज गर्ल अटायर में विद चिटिया एंड हाँ है ना, सही गर्मियों का सही वाला हेयर स्टाइल। गर्मियों में तो मैं कहती हूँ बाल खोले ही नहीं चाहिए। हाँ। और मेरे पास मेरे शो पे पहली दफ़ा मेमुना कुद्दूस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जब आपको ड्रामों में देखती मैं कहती थी इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, आंखें कितनी प्यारी हैं। थैंक यू। यू आर आल्सो अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच मेमुना। क्योंकि मैं तुमसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ और जाहिर है तुम्हारे ड्रामे तो देखे, तुम्हें कितना अरसा हो गया एक्टिंग करते हुए? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आई थिंक ये 8 साल हो गए। 8 साल हो गए करते करते। गैप्स लेती रही हो बीच में, वक्तन 3-4 साल का गैप लिया था बीच में। अच्छा। कराची छोड़ दिया था, और लेकिन मैं काम करती रही थी। मॉडलिंग मैंने की थी 3-4 साल में, बट एक्टिंग नहीं की थी। एक्टिंग नहीं की, अब दोबारा एक्टिंग में वापस आई हो। तो अभी ऑन द स्पॉट कितने सारे सीरियल्स मेमुना के चल रहे हैं स्क्रीन पर? इस वक्त एक चल रहा है रिकॉर्डिंग पे, और इंशाल्लाह मैं जल्दी रिवील करूँगी। ओह, अभी रिवील भी नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक है हमारा कोई, जाहिर है सारा से भी बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, और जाहिर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ छुप गई थी, कहाँ गायब हो गई थी और दोबारा से पहले जैसी हो गई है सारा? थैंक यू। लेकिन बाकी जितने अरसे बाद हम मिले, मेरे ख्याल से 10 साल बाद मुलाकात हो रही है हमारी। बीच में फिर हो नहीं चाहिए, कोई 4 साल का मैंने वैसे ही गैप ले लिया था शादी के बाद। फिर वो एक लंबे अरसे के बाद फिर मैं जब काम करते हुए कोई मेरे ख्याल से 3 साल हार्डली हुए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि दोबारा मैं आ गई हूँ काम पे, अब प्रोमिनेंट हो गया। बहुत अच्छी बात है कि हमने देखा था तुमने वेट किस तरह माशाल्लाह रिड्यूस किया, मुझे लगता है हेल्दी तरीके से किया, क्योंकि इतने साल लगाए तुमने, बेबीज भी हुए तो जाहिर है फिर उसकी वजह बेबीज के बाद मेरा वेट ज़रा ज़्यादा बढ़ गया था। फिर वो करते 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 के इंडियन अब मैं पहुंच ही गई उस जगह पे कि नहीं अब अल्हम्दुलिल्लाह कि कम हो गया। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आज हम जो है वो हमारा टॉपिक है कि आपने अपनी हिफाजत कैसे की। तो जाहिर है ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप अपनी हिफाजत करते हैं, तो हम स्लाइड्स चलाते हैं ताकि सबको याद भी आ जाए कि इन्होंने क्या क्या हमें बताया हुआ है। हाँ मेमुना, तुमसे शुरू करते हैं। बाबा क्या बताया इससे रिलेटेड? मैंने इससे रिलेटेड ये बताया कि मेरे फादर जो थे वो डायबिटिक पेशेंट थे। अच्छा। और उनको बहुत स्वेयर अटैक्स होते थे आए दिन। अच्छा। तो शुगर शूट कर जाती थी? शुगर शूट कर जाती थी। वो स्ट्रेस बहुत लेते थे, उनकी शुगर बहुत हाई कभी बहुत लो हो जाती थी। तो आए दिन हम लोग इमरजेंसी के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होते थे। तो तब मेरी कोशिश होती थी कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं ना वो इस चीज़ से दूर रहें, जो हॉस्पिटल की ख्वारी है और उनकी बीमारी की, वो मैं जितना हो सकता था बाहर की जो सारे काम है भाइयों वाले वो मेरी कोशिश होती थी कि मैं करूँ। स्वीट। तो इस एस्पेक्ट से मैंने अपने बहन भाइयों को प्रोटेक्ट किया उस चीज़ से।
तुम्हारे बहन भाई कितने हैं, कितने छोटे हैं? भाई नहीं है, 3 बहनें हैं। अच्छा 3 बहनें और तुम 3 सबसे बहनें। बड़ी मैं हो। सबसे बड़ी हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ी बहन हो जाती है ना, वो एक वो बड़प्पन आ जाता है उसमें। पैम्पर करने वाली हो जाती है कि पूरे वो एक ममता आ जाती है हाँ, ऑटोमेटिकली। स्पेशली जब अब्बू को कुछ होता है और आपका भाई नहीं होता ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सारी कुव्वत अल्लाह ताला बड़े बच्चों में दे देता है। मैंने अपनी लाइफ में ना सारे जो भाइयों वाले काम है ना, आई थिंक वो किए हैं और अपने आप को हमेशा लड़का ही फील किया है। हाँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मेरे में नज़ाकत नहीं है। वाकई नहीं है। मैंने कभी घर के काम नहीं किए हैं, घर के काम छोटी बहनें करती हैं। अच्छा। बट मैंने कभी नहीं किए, मैंने कभी लड़कियों वाले काम किए ही नहीं। मैंने 2 सीरियल साथ किए, इसमें मैं ठप्पा लगा सकती हूँ, इसमें बिल्कुल नजाकत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जाहिर है जब आप थोड़ा आपका दिमाग ऐसा हो जाता है, जब अब्बू बीमार हैं और करना आपको ही है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो नज़ाकत इसलिए क्योंकि आपको फिर सारे आदमियों से इंटरेक्शन होती है, तो आप नज़ाकत करें। आपको पता है यहाँ तो उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बाजू तक पहुँच जाता है। और क्या। मैंने तो भी अपने आप को लड़की फील होने नहीं दिया और अभी पता नहीं मैं नेचुरली कैसी हो गई हूँ कि ना नज़ाकत रही जबकि है। फुल शक्ल इसकी अदाओं शदाओं वाली है। हाँ, कोई ये नाजुक 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 कली लगती है, पर है ही नहीं। कोई अदा नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, तुम्हारी इस बात में मुझे 2 हिफाजतें नजर आई तुम्हारी। एक तो अपने बहन भाइयों को तुमने बचाया इस सारे ट्रॉमा से, हॉस्पिटल के, और दूसरा तुमने अपने आप को बहुत सारे लोगों से बचाया, थोड़ी नज़ाकत बिल्कुल खत्म करके। आई एम वेरी एम्पैथेटिक काइंड ऑफ पर्सन। मैं मेरे अंदर ये चीज़ इनबिल्ट भी है और तरबियत में भी शामिल है कि मैं किसी को ना, किसी की इज़्ज़त नफ्स कोई मजरू कर रहा हो या कोई डिसग्रेस हो रहा हो, मैं देख नहीं सकती। किसी और को भी किसी और को मैं नहीं देख सकती हूँ। इस तरह से मैं सेट पे भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि स्पॉट बॉय है या कोई भी है, किसी की इज़्ज़त नफ्स को कोई ठेस ना पहुँचाए। अगर मैं प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसी कोई हरकत हो जिससे किसी का दिल दुखे। ना मैं कभी ऐसा चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, और ना मैं किसी को अलाउ करती हूँ कि कोई किसी के साथ ऐसा कुछ करे। आजकल इंसान में यही तो चाहिए, एम्पैथी, ताकि वो ये समझ सके कि मैं दूसरे की जगह होती तो क्या होता। बिल्कुल आजकल इंसानों में ये बहुत कम रह गई, बहुत ज़रूरी है ये, इंसानियत ही कम रह गई है। एग्जैक्टली। अब क्या है नेक्स्ट, किसका है? इस मामा अरीज का है। अरीज के तुमने अभी वो बाल बांध के आई हुई, तुमने तस्वीर ऐसी लगाई, मैं कह रही हूँ कौन है? हाँ, अम्मी मामा। हाँ, अब जैसे कि पहले हमारे टाइम पे होता था ना कि लड़कियां गाड़ी नहीं चलाएंगी और लड़कियां गाड़ी ना चलाएं, उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो मामा की एक बार आई रिमेंबर तबीयत बहुत ख़राब थी और दोनों भाई घर पे नहीं थे और मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी, पर मुझे शौक बहुत था। अच्छा। और मुझे ना किसी ने सिखाई थी, बट क्योंकि मुझे शौक था तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को लर्न करती थी, सीखती थी, साथ बैठ कर देख रही हो, ऑब्जर्व मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी। हाँ। किसी के साथ भी जा रही तो मैं चेक करती थी वो पाँव किस वक्त कहाँ, क्या किस टाइम पे कैसे रख रहे हैं। तो आई रिमेंबर कि हमारे घर में गाड़ी की, तो मामा की काफ़ी सवेर तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने गाड़ी निकाली और बहुत तरीके से ऑटोमेटिक थी। तुमने कभी गाड़ी आगे रिवर्स आगे पीछे तो की होगी कि नहीं की? हाँ नहीं, वो की हुई थी। हाँ, मतलब जब आप एक सीखने के उसमें होते हाँ। बट वो जिस तरह से मैं बहुत स्लो उनको लेके गई, हॉस्पिटल तक पहुंची, तो आई थिंक उनका ब्लड प्रेशर का कोई इशू था। बट मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपको नहीं आती, अल्लाह ना करे कि उस टाइम पे आप किसी नेबर्स को नहीं कह सकते या कह भी दो कोई बिजी है, कुछ भी है, तो आपको खुद ये सब चीज़ें आनी चाहिए मैनेज करना कि आपने कैसे उस सिचुएशन में उस सर्टन चीज़ को या अपनी हिफाजत करनी है अपनी। तो तुम पहुंच गई खैर आफियत से लेकर? और निधर लिटरली उस टाइम के बाद मैंने गाड़ी खुद सीखी और उस टाइम से लेके आज तक मैंने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं मारी है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में नहीं। हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैरान अपनी हिफाजत के लिए बेसिकली आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। लोग अक्सर पेरेंट्स डरते ना, नहीं लड़कियों को नहीं सिखाओ, ये वो, मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस ना, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तो हमारी बेसिक ग्रूमिंग में शामिल होनी चाहिए, हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशन में शामिल होना चाहिए कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, और हर चीज़ औरत को आनी चाहिए। हाँ, औरत तो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रांग है भी वैसे औरत काफ़ी, देखो अभी काफ़ी औरत ज़्यादा हो स्ट्रांग गई है। हम हैं स्ट्रांग, लेकिन माशरा और तरबियत बनने नहीं देता ना। बहुत ज़्यादा। कुछ लोग फितरतन
स्ट्रांग होते हैं। ये बात अगर भी आप सही है। पुराने ज़माने में जाएं तो आप सुनेंगे अपनी नानी के या दादी के विल किस्से। पावर बहुत स्ट्रांग होती थी हाँ, उनकी। कि भाई मेरी अम्मी बताती थी, मेरी नानी जो है वो तो 5वीं जमात तक पढ़ी हुई थी, लेकिन वो ऐसी थी बहादुर, वो उनकी ऐसी स्ट्रेंथ थी। तो ये फितरतन भी होता है। ये होता है, ये सही बात है। कुछ पर्सनैलिटी सबमिसिव होती हैं पैदाइशी तौर पर, और कुछ लोग बड़े बुर्दबार होते हैं ना, पूरे खानदान में उनकी एक वो होती है, फितरतन होता है। ये बात सही है। हाँ, स्ट्रेंथ। सन स्पीच थेरेपी, तुम्हारी क्या कहानी है? मेरा बड़ा बेटा जुबैर, अच्छा, तो वो 3 साल का होगा। नॉर्मली बच्चे जो है 1.5-2 साल में थोड़ा सा तो तोड़ फोड़ के बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो 3 साल का जब हुआ था, तो पहली बार आपकी कोई भी चीज़ होती है ना, आपको एक्सपीरियंस करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। पहली शादी, फिर पहला बच्चा, फिर उस बच्चे से आप दूसरे के लिए जो है ना एक्सपीरियंस हो जाते हैं, फिर दूसरे में आप सारे डिसीजंस ले लेते हैं कि हाँ जी आपने पहले में ये किया था, अब दूसरा आप ये मेंटली प्रिपेयर होते हैं। अब पहले में मैं इतनी चीज़ों में प्रिपेयर ही नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे किस उम्र में बोलना शुरू करते हैं। मैं बहुत लाइटली ले रही थी। 3-3.5 साल का मेरा बड़ा बेटा हो गया जुबैर, तो मैं मामा ने नोटिस करवाया कि मुझे ऐसा लगता है, अच्छा उसका कंपैरिजन किया मेरे भाई की बेटी के साथ, उसामा की बेटी के साथ, कि वो दोनों में छुटाई बढ़ाई है कोई 3 या 4 महीने की। मेरा बड़ा बेटा है जुबैर है 5 अगस्त की पैदाइश, और वो जो मेरी भतीजी है हुरैन वो है 13 नवंबर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही एज ग्रुप के। वो है पटाखा माशाल्लाह। उसने तो 1.5-2 साल की उम्र में ऐसा पटाख 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 बोलना शुरू किया। अच्छा, उसके अंदर मुझे अपनी परछाई नजर आती थी, मैं भी बड़ी पटाखा थी। लेकिन उसामा भी उस एज में ऐसा नहीं था, वो बोल लेता था। मैंने नोटिस किया कि ये बच्चा मेरा जो है ना, उसका मामा ने जब नोटिस करवाया कि ये जो है ना उस तरह से नहीं बात कर रहा है जैसे कि नॉर्मली बच्चे करते हैं, ये नहीं है वो नहीं, तो मैंने नोटिस करना शुरू। फिर वो पैथोलॉजिस्ट के जो है हमने उनसे कंसल्ट किया, फिर उन्होंने बताया कि जी ये आजकल के बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल की वजह से ज़्यादा नहीं बोल पाते, कुछ ऐसा होता है, कुछ ज़हनी तौर पे जो है वो माँ के पेट से ही कभी किसी का ब्रेन कंप्लीट नहीं होता है, कभी किसी का जो है वो पार्टपुर से कंप्लीट नहीं होता, उसकी वजह से इफेक्ट करता है। तो मैं बड़ा डर सी गई कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जुबैर के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ऑटिज़म का प्रॉब्लम है, ना कोई इस तरह का चीज़ है, तो आप जो है इसको स्पीच थेरेपी में जो है ना डलवाएं तो इसकी स्पीच क्लियर होगी। तो मैं बड़ी डिफेंसिव। स्पीच थेरेपी कैसे होती है? स्पीच थेरेपी है कि वो उनकी जो अभी तक जुबैर जो है उसी स्कूल में है, और माशाल्लाह अब 5.5 साल का, और अब ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है। तो ये है कि उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि 1 साल से लेके 5 साल की उम्र तक ही बच्चे की बेसिकली प्रॉपर एज होती है जिसमें उसका ब्रेन, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी जो है बाकी सारी चीज़ें जो है ना कंप्लीट होती हैं, जो पोजीशन में आती हैं प्रॉपर। अब वो तो 3 साल का हो चुका था। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम ही सिर्फ 2 साल का है, तो ये 2 साल में क्या मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी जगहों से कंसल्ट किया इन दी एंड जो है कि वो जो उसकी थेरेपिस्ट हैं मिस शदाब, वो माशाल्लाह न्यू वे फाउंडेशन स्कूल है उसके स्कूल का नाम, और वो माशाल्लाह उन्होंने इतना वर्कआउट किया कि नाउ ही स्पीक्स अ लॉट प्रॉपरली। तो मैं बड़ा डिफेंसिव इस चीज़ को लेके हुई थी कि टाइमली हो जाए, वरना मुझे लगता है टाइम इतना शॉर्ट है क्योंकि 1.5 साल बचा है खाली, 3.5 साल का वो हो गया कि कैसे चाहिए। जो 5 साल का एक वो दिया हुआ है टेक्निकली, गूगल पे भी आप पढ़ें, कहीं पे भी पढ़ें, तो उसमें 1 से 5 साल का ही डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैं बड़ा घबरा सी गई थी, पता नहीं उस तरह से बोल कभी कभार सच्ची में इन चीज़ों की गूगल हमारी हिफाजत करता है, पता है? बिल्कुल भी है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें इधर उधर से पता नहीं चल रही होती, हम गूगल में रिसर्च करते हैं इधर उधर से, और हमें पता चलता है माइलस्टोन्स बच्चों की डिफरेंट है। वरना एक ज़माने में जब गूगल नहीं था तो हम लोग डर जाते थे बहुत ज़्यादा कि हाय अल्लाह पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया, क्या मतलब तुम्हारी बात से मेरा हस्बैंड जो है यासिर, उसने 5 साल में बोलना शुरू किया। तो मेरी सास बताती थी, मैं तो उसको चिड़िया का पिया हुआ पानी पिलाती थी। मतलब ये पुराने ज़माने में लोग ऐसे मिथ्स थे कि वो चिड़िया बोलती है ना, तो चिड़िया का पिया हुआ पानी पिलाते थे वो बेचारे को, वो पिला के। और अब तो चुप ही नहीं होता इतना बोलता है। तो बस ये वाली चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो टाइमली हो गया। तो अभी भी वो स्पीच उसकी चल रही होती, लेकिन ये कि अब स्पीच थेरेपी जो है उसकी हफ्ते में 2 दफ़ा हो गई। पहले वो रेगुलरली वो पूरा वीक लेता था। तो वो करते अगर टाइम हमारे पास कम था तो हमने यहाँ पे दिनों में हमने उसको टाइम बढ़ा दिया मल्टीप्लाई करके। तो वो माशाल्लाह अब वो, तो मुझे लगता है कि हर माँ बाप को ना इस बात के लिए बड़ा डिफेंसिव होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए। जो ध्यान देते हैं ना उनको देना चाहिए, तो बच्चा क्योर हो जाता है। बहुत इस वक्त स्पेशली
एक्चुअली ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके नालायकी खुदा ना खास्ता और आपके अवेयरनेस नहीं होती जिनको, और जिनको होती भी निदा, वो थोड़े से अपने लापरवाही की वजह से जो ना बच्चों की हेल्थ और अपने उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसको खो देते हैं। अच्छा, बाद में पछताते हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं आप क्या करना, लड़की की शादी तो होनी है, क्या क्या इसको पढ़ाना? पढ़ाना? आपने पढ़ा के खाली नौकरी तो नहीं करनी, उसने एक पूरी जनरेशन को पालना है। Exactly. तो जब वो पढ़ी लिखी अवेयर नहीं होगी तो वो कैसे बच्चों को पाल के, अब देखिए ना, तो ये पढ़ी लिखी थी, इसने रिसर्च की, ये इसने कोप कर लिया अपने बच्चे के लिए, बिल्कुल भागदौड़ की और हिफाजत कर ली उस चीज़ से। बहुत सारी माएँ जिनको कुछ दुनिया का नहीं पता होता, और वो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ की गाय है मेरी बीवी, तो अल्लाह मियाँ की गाय फिर वो फार्म हाउस ही ना बना दे पूरे घर को। भी होते हैं। सही बात। हाँ, मतलब ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो थोड़ी मैच्योर हो और इस काबिल तो हो कि वो आपकी जनरेशन को लेकर चल सके। 16 साल की लड़की आप ले आते हैं और उसे एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, पढ़ाई का मैं क्या ना करना? इन फ्यूचर माँ बनने से बहुत घबराती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ और मेरी स्पिरिचुअल पावर ना इन चीज़ों को लेके बहुत हाई है। कल को मेरी औलाद होगी तो मेरी तो स्पिरिचुअल पावर पता नहीं क्या होगी। मैं हर टाइम इनसिक्योर रहूँगी और मैं तो साइको हो जाऊँगी। अच्छा, ये चीज़ मैं हमेशा सोचती थी कि जैसे मैं समझती थी मैं अपने बच्चे को ना, जब मैं शादीशुदा नहीं थी, तब मैं ये सोचती थी कि मेरी कल को जब भी शादी होगी और खैर से औलाद होगी, मैं शायद उसको ABC तक नहीं पढ़ाऊंगी, मेरे अंदर पढ़ाने वाली सलाहियत ही नहीं है। मैं ABC तक भी नहीं, शायद मैं सामने वाले को कन्वे ही नहीं कर सकती कि ABCD इस तरह से याद करनी है। मैं खुद तो कर लूंगी, इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट याद कर लेते सब कुछ, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँ। लेकिन अब वक्त पढ़ा तो माशाल्लाह उसका, जब वो ट्यूशन नहीं जा पाता, उसका होमवर्क करवा देती हूँ और मैं कहती हूँ वक्त सब कुछ सिखा देता। तो और ये अपनी कोई ना औलाद सोचे। के लिए ना, जब आप खाला होते हैं और दूसरे, अच्छा भाई उससे तुम्हारे बच्चे ने पॉटी कर दी, खुद ही संभाल लो खुद ही, उस वक्त आप कहते हैं कि आप कैसे करेंगे, ये इतना मुश्किल काम है। आप प्यार व्यार तो कर लेते हैं दूसरों के बच्चों को, लेकिन ये आप अपने बच्चे के, फिर लेकिन जब अपना बच्चा होता है तो ऑटोमेटिकली वो मोहब्बत प्यार सब कुछ अल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ नेता, अपना मैंने बच्चे बड़े प्यार किए, सब कुछ किया, लेकिन मैं इतना उठा के नहीं फिरती थी। जब से खुद माँ बनी ना, आई स्वेयर अपॉन गॉड, हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आता है। हाँ, और वो फीलिंग जो ऐसी डेवलप हुई ना, अब किसी बच्चे के साथ मैं कभी गलत, बचपन में तो मैंने इतना मारा है, बच्चों को काटा है, ये कि जो बच्चा प्यारा लग जाता मैं काट लेती थी, ये मेरे प्यार की इंतहा थी। तो अगर किसी के मुंह पे निशान नजर आ जाए, अगर मैंने कभी तुझे काट लिया तो समझ जाना मुझे प्यार आ गया तुझ पे। ये हरकत सिर्फ पापा की थी। तो मैं बहुत काट लेती थी, उसका खून निकाल, मैं कहती थी मुझे प्यार आ रहा है, बस मैंने दबोच दिया इसको, मैं मार देती थी। तो फिर अपने बच्चे को कहा कोई हाथ तो लगा दे, हाथ तोड़ दूं, मैं तो वो वाली माँ हो गई। नहीं, अब नहीं करती हूँ वाली चीज़। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में किस तरह हिफाजत की जा सकती है, एहतियाती तदाबीर बरते जा सकते हैं, हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी हिफाजत कैसे करें, और वो अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, खाली जंग की हिफाजत की बात नहीं हो रही। टॉपिक मैंने वैसे वहीं से निकाला है। आजकल वही हिट हुआ है। हाँ, और ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की हिफाजत करें। मैंने शुरुआत ऐसी ही की थी ना, कि एक ज़माने में कहते थे ना कि हाँ बेटा नहीं किसी पे हाथ नहीं उठाना, नहीं बदतमीजी नहीं करना, कोई एक मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। आजकल वो ज़माना नहीं, कोई एक मारे तो उसको दो और मार yes, दो और मारो गाल। बाद में सिस्टम चेंज हो गया ना। मेरी अम्मी में मुझे यही कहती थी, अब खबरदार पिट के आई, तो अगर कोई एक लगाएगा उसको मार के आना। मेरी माँ ने कभी ये चीज़ नहीं बोली, वो कहती बेटा अगर कोई गलत करता तो उसका बुराई का जवाब नहीं। वो मैं अंदर से, मेरे अंदर की जो बुराई निकल आती है ना, कोई मुझे एक मारे तो मेरे अंदर का सलमान खान जाग जाता है कि मैं कैसे उसको छोड़ दूँ। और अंदर का मोहम्मद राना बोलो, अब बोलना भी खत्म कर दो। शान, ओह यस, मेरे अंदर का शान जाग जाता है। हाँ, शान जाग जाता है, शान, बिल्कुल। और अच्छा, अब क्या है? क्राइसिस। मेरे लाइफ के इस तरह के मामलात मेरे फादर की लाइफ से जुड़े हुए हैं। एक तो अभी आपको मैं बता रही थी कि जब मैंने कराची छोड़ा, मैं काम कर रही थी, पता नहीं मुझे अंदर से फीलिंग आई कि तुम्हारा वैसे घर कहाँ पे था? इस्लामाबाद। अभी भी उधर ही है। इस्लामाबाद से कराची आई थी काम कर? मैं कराची काम कर रही थी। हाँ। और उस वक़्त मुझे ऐसा लगा जैसे ना मुझे पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मैं यहाँ से सिर्फ उनकी उंगली कटवाने के लिए गई थी। अल्लाह, शुगर, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट थे, गैंग्रीन हो गया था, रे एम्पुटेशन, उनकी पूरी जड़ समेत उंगली निकल गई थी। अल्लाह, ये
बहुत तकलीफ है मतलब हमारे। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ना एक मेंटल क्राइसिस भी होता है और फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ आप यहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके सामने सब कुछ होता है ना, आप संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं ना तो आपका इतना मेंटल स्ट्रेस होता है और उन हालात में काम पे फोकस करना, काम करना और फिर फैमिली को बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने फिर कराची छोड़ दिया था और शुक्र है मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 1 महीने के बाद पापा की डेथ हो गई थी और उस वक़्त हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उस वक़्त हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और अल्लाह का शुक्र है अभी सब कुछ सेटल्ड है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, बट दैट टाइम 4 महीने हमें कुछ नहीं पता था कि अभी क्या करना है, कहाँ से आना है, कैसे। और वो इतना करके गए थे कि 6 महीने तक हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ था, बट फिर भी एक पहले से था ना कि अब आगे क्या होगा, प्रेशर था दिमाग पे कि अब क्योंकि आगे सब बच्चियां कैसे छोटी क्या थी। होगा। हाँ, तो उस वक़्त मैंने लाहौर से काम करना शुरू किया। अच्छा। मैं कराची इतनी दूर नहीं आना चाह रही थी, तो लाहौर में मुझे याद है कि मैं रोज़ा नहीं छोड़ती, मैं रोज़ा रख के गई और मैंने काम करवाया, शूट करवाया, उन्हीं कदम वापस आई और घर आके इफ्तार किया। मतलब इस्लामाबाद वापस आई। इस्लामाबाद वापस आई। हाँ। और मोस्टली ये ऐसा ही होता था कि मैं कभी गई हूँ तो एक दिन में 3-3, 4-4 शूट्स भी कर रही हूँ। मैंने टका के काम किया है, लेकिन मैंने उन हालात में ना फील नहीं होने दिया और कि पापा नहीं है या कोई कमी है, तो उन हालात को मैंने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्गली संभाला था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग हुई, देखो उन हालात की वजह से तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंथ आई। यस, अल्लाह मियाँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ बना दिया अल्लाह मियाँ ने उन हालात की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तुमने अपने अब्बू की खिदमत की, अपनी फैमिली का इतना सोचती हो ना। जो लोग ऐसे होते हैं उनको अल्लाह मियाँ एक वक्त पे बहुत नवाजता है और फिर लोग कहते हैं ना ये कामयाब कैसे हो गए, क्या हो गया, वो दुआएं होती हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स की जो दुआएं होती हैं वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ एलिवेट करती हैं। आपके मेंटल क्राइसिस उस वक्त इतने हो जाते हैं ना कि आप कहते हैं कि एक बंदा हमारे घर से चला गया है ना, तो अल्लाह ना करे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके दिल में एक डर बैठ जाता है, इनसिक्योरिटी बैठ जाती है। मैं कहीं पर भी जाती थी ना, मेरी आंखों के सामने से अगर कोई भी ओझल होता था तो मुझे लगता था कि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जो मैं खो रही हूँ। मेरा दिल करता था उस वक्त कि मैं अपनी माँ को बस सामने मेरे रहें और मैं उनको देखती रहूँ, एक एक को देखती रहूँ कि पता नहीं कब वो लम्हा चला जाए हमारी ज़िंदगियों से, हमें क्या पता। लाहौर जाती थी मैं इतनी सेंसिटिव हुई होती थी, कुछ भी थोड़ा सा हो जाता था तो मैं एकदम से अपने ऊपर हावी कर लेती थी उन हालात को संभालना। बल्कि एक और मेरे साथ सीन हुआ था, उस वक्त मैंने एक ड्रामा किया था जीटी रोड, लाहौर से किया था। तो ये बहुत मेरे लिए मेरी लाइफ का एक सेंसिटिव वाक़या है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको सीन करना था, ज़रूरी करना था, तो मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उठ के जाऊँ, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। दिमाग और दिल सुकून में नहीं होता तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। मेरी हेल्थ उस दिन ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे इतना प्रेशर दिया गया कि आपने आना है, मोटिवेट किया गया। मेरी थोड़ी कंडीशन ठीक हुई, मैं रात के 1 बजे निकल गई। मोस्टली रात का ट्रैवल कर रही होती थी, मैं बिल्कुल नहीं डरती थी और इन हालात को देखते हुए मतलब डर अगर अपने दिल में बिठा लेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो मैं रात के 1 बजे गई, 6 घंटे का सफ़र किया, वहाँ गई हूँ मैंने सीन वगैरह करवाया जो भी था और रात को 1 बजे मुझे ऑफ़ मिला। मैं खाला के घर पे मैंने स्टे किया। अब उन्होंने दरवाज़ा खोलते थोड़ी देर लगा दी एंड इट वाज मतलब अब आज तक मैं उस वाक़े को भुला नहीं सकी और शायद मैं कभी भूल ना सकूं। शुक्र है उस वक़्त कोई नहीं था स्ट्रीट में, मेरा यूरिन पास हो गया था अल्लाह स्ट्रीट में और मैं इतनी अंदर से वीक और वल्नरेबल थी और बहुत मैंने अपने आप को बहुत कमज़ोर उस दिन फ़ील किया और मैं वहीं पे बैठ के तो रोने लग गई कि ये क्या कि मुझे रात सड़क पे ना गुजारनी पड़े। नहीं सड़क पे नहीं, उन्होंने दरवाज़ा खोलने में देर लगा दी, जितनी देर में मैं अंदर जाती मेरा यूरिन पास हो गया स्ट्रीट में और शुक्र कोई था नहीं वहाँ पे। मेरी हेल्थ बहुत सेंसिटिव थी उस वक्त, मैं कांप रही थी अंदर से, लेकिन मैंने काम भी किया और मेरे जहन में यही था कि भाई मुझे हर हाल में अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है, संभालना है। तो वो एक स्ट्रगल टाइम पीरियड मैं कभी भूल नहीं सकती।
मगर वो सब चीज़ों ने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। Yes. अब तुम्हें किसी, अब ज़ाहिर है तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है तो तुम्हें अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम अपने घर का पूरा जो भी सिनेरियो है वो खुद लेके चल रही हो। मैं अल्लाह का शुक्र है मेंटली अब बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मतलब की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताइए नाजुक कैसी होंगी? नहीं हो सकती। और क्या? मैं तो कहती हूँ नाजुक नहीं। हालांकि ये शेर है, खुदा जब Strong है। हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती हाँ। है, मगर यहाँ नज़ाकत से आने ही नहीं दी। बिल्कुल। है ना? हुस्न तो है लेकिन साथ जो है वो अंदर एक मुंडा है। ओके जी, जूनियर आर्टिस्ट, ये क्या है? ये एक स्टोरी है लाहौर की। आई वॉज वर्किंग देयर, तब मैं मतलब कराची नहीं आई थी और वहाँ पे ही मैंने एक शूट स्टार्ट किया ड्रामे का। और वहाँ पे जब मैं शूट करी थी तो मेरा वो पहला लीड ड्रामा था। अच्छा। और जैसे कि लोग बुलाते हैं जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या जो एक्स्ट्राज में आती हैं लड़कियाँ भी, तो हम लोग एक सीन की तैयारी कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लड़के जो टेक्नीशियंस थे और इस तरह के बड़े ना घूमर घेरे में घूम रहे हैं और कोई बातचीत हो रही है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा है। वो होता है ना कि जब कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही होती है तो आप नोटिस करना शुरू कर देते हो ऑटोमेटिकली। लाइक माई ब्रेन इज ट्रेन्ड कि कुछ अनयूजुअल होता है मेरी सराउंडिंग में तो मेरे एंटीनास खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा एक लड़की जो कि एक्स्ट्रास में आई हुई थी, शी वॉज चेंजिंग हर ड्रेस। अब वो जिस जगह पे ड्रेस चेंज करी थी उसको ये नहीं पता था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी और उसको ज़रूरत थी पैसों की भी, जिस तरह होते हैं कि पर डे है कि अच्छा चलो शी नीडेड। तो शी वॉज चेंजिंग द ड्रेस और किसी एक ने उसको देखा और उसने सबको जाके बुलाया कि आओ आओ इसको देखते हैं। और ये बात भी मेरे कानों तक आ गई। अब उस टाइम पे क्योंकि मैं ख़ुद भी इस तरह से नहीं थी कि मैं पूरे सेट पे एक बुरा माहौल क्रिएट करती, और क्योंकि उनका भी एक आपका चल रहा होता है कि आपने काम करना, अपने से सीन्स पूरे करने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करूं उस टाइम पे, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट भी बैठे थे, मैं किससे बात करूं और सब अपने कामों में लगे हुए थे। पर मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी क्योंकि कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब उस लड़की ने कपड़े चेंज कर लिए, मैं वॉशरूम के बहाने गई ना, तो मैंने ज़रा उन लड़कों को थोड़ा सा घूरा तो उनको भी वो जिस तरह थोड़ा साइड पे हो जाते हैं ना जब कोई आते अलर्ट हो जाते हैं। तो मैंने उस लड़की को अपने पास बुलाया एंड देयर वाज अ बैकयार्ड। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि जब भी किसी जगह पे कपड़े चेंज करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो अपनी सराउंडिंग पे एक दफ़ा ज़रूर नज़र मारते हैं, ज़रूर। क्योंकि आई थिंक ये चीज़ें हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ जगह ऐसी है कि उनके मिरर्स या विंडोज़ इस तरह की होती हैं कि आपको लगता है कि आपको बाहर से नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आजकल ऐसे ग्लास आ चुके हैं जो आजकल हर जगह यूज़ भी हो रहे हैं, लेकिन वो बाहर से आपको देख सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा पर वो आपको देख रहे होते हैं। तो ये वही चीज़ थी उसके साथ हुई। तो तब मैंने भी डिस्कवर किया कि ये कहाँ से नज़र आ रहा था। जब मैं उसकी वाली जगह पे गई तो मुझे बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पर जब आप बाहर से खड़े होकर देख रहे थे तो सब नज़र आ रहा था। ओह माय गॉड। तो फिर मैंने उसको थोड़ा टीच किया तो वो रोना शुरू हो गई ना बैठ के कि अब क्या होगा। मैंने कहा होगा कुछ नहीं, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। जब आप कहीं कपड़े चेंज करते हो या तो आपको अगर लग रहा है कि ज़्यादा ग्लास है, मिरर है, आप वहाँ चेंज ही ना करो, गो टू वॉशरूम या समथिंग लाइक दैट। इसका सबसे अच्छी टेक्निक है आप पूरे कमरे की लाइट बंद कर। अगर लाइट बंद होगी तो कोई शीशा या कोई ऐसी चीज़ होगी नजर ही नहीं आती। लेकिन उसमें कोई इमोशनली इतनी ज़्यादा वो हो गई थी ना वीक, और मतलब बिकॉज शी वाज आल्सो नॉट अवेयर ऑफ। बच्चियां नाइव होती हैं, उनको नहीं पता कि क्या, और आप नए नए बाहर काम करने आए हो। शी वाज नॉट एजुकेटेड एज वेल ना, कोई ना अवेयरनेस नहीं थी। तो वो मैंने ये नोटिस किया, जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, जो एजुकेटेड नहीं होते, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो डर जाते हैं, वो प्रेशराइज हो जाते हैं चीज़ों से। कोई भी सिचुएशन आएगी ना तो उस पर वो सहम जाते हैं। लेकिन देखो तुमने कितना अच्छा किया कि उसको अलग बुलाया। अब वो आगे ये इन चीज़ों की एहतियात करेगी। बिल्कुल। और तुम सोचती क्या करूँ, छोड़ो, क्यों बताऊँ, क्या करूँ। लेकिन तुमने जो अजीब सा हो रहा था, मैं जाती थी सोचती तो पूरा टाइम मेरे पे सीन्स खराब हो रहे थे ना, कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको समझाने जाऊँ, क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। बल्कि इस बात से मैं कहूँगी सबके लिए एहतियाती तदबीर ज़रूरी है। अगर आप कहीं चेंजिंग रूम, कहीं शॉपिंग सेंटर, कहीं मॉल भी जा रहे हो तो देखिए ना कितना मशहूर हुआ था किस्सा कि लोगों को स्टूपिड एडिक्शंस होती हैं कि वो वीडियोस बना लेते हैं, तस्वीरें खींच लेते हैं। आपको क्या पता कि आप जिस चेंजिंग रूम में जा रहे हैं, मतलब अगर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, घर पे ही चेंज करके देख लें और वापस हो जाए तो वो बेहतर है। मैं कहती हूँ मैं जाके चेंज करके दोबारा चक्कर लगा लूंगी।
चाहे वो वेल नोन ब्रांड क्यों ना हो, आई विल नेवर गो एंड चेंज। क्योंकि ये बहुत ना डेंजरस है। हमारे मुल्क के जो भी मेल्स हजरात हैं ना, उनके लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग इस तरह से वल्नरेबल फील करते हैं एज अ वुमेन। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? हम उनकी जिम्मेदारी हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं हमारे लिए। और वो हमें इस तरह से वल्नरेबल और पता नहीं कौन सी अजीब सी मखलूक फील करवाते हैं कि हम तमाशा हैं कोई उनके लिए। वेरी शेमफुल। कुछ लोग हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे होते हैं, जो ख्याल करते हैं, जो दूसरों को हिश कराते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है ना, जो जितना जाहिल होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो जिसमें एम्पैथी नहीं होगी, वो ये हरकतें करेगा। क्या एक है तो अच्छा और भी आ जाओ, पूरा ग्रुप बना लेगा, काफिला बना लेगा। नेगेटिविटी तो फिर पूरा एक आराम से ग्रुप बन जाता है ना। और ये वही लोग हैं जो दूसरों पे, औरतों के किरदारों पे उंगलियां उठाते हैं। जी एग्जैक्टली। और अपनी औरतों को बंद कर करके नेगेटिव रखते भी हैं। होते हैं बहुत, वही वो खुद ऐसे रहे होते हैं। जी नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ये मेरी अम्मा से रिलेटेड, जैसे मैं भी अभी आई थी तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कहाँ से आई हूँ आपके शो के लिए। वो ये था कि लास्ट संडे हम लोग जो है वो हॉक्स पे गए थे। मेरी अम्मा जो है वो बच्चों के लिए, नवासों के लिए तो बस दिल जिगर निकाल के रख देती ना, क्योंकि जुबैर के मुंह से निकल गया आई वांट टू गो टू द सी साइड। अच्छा, तो बस वो सी साइड जाना है। अच्छा, वो रैंडमली पिकनिक अचानक से नहीं हो जाती कि पूरे दिन के लिए नहीं, कि बस बैठे हुए अचानक से चलो सुबह 5 बजे जो ना हम लोग सब चलते हैं, करते हैं, गाड़ी में सामान डालो, ये करो वो करो, इस तरह से रैंडमली कोई 4 से 5 घंटे के लिए। तो 4 से 5 घंटे तो अजियतनाक हो गया हमारे लिए, 4 से 5 दिन के लिए। और वो ये हुआ कि वहाँ गए हैं, वहाँ आई गेस के अम्मा को मेरी जो है वो पानी में जब पैर डाले हुए थे, उन्होंने वहाँ शायद जेली फिश ने उनको जो है काट लिया। और वो जब काटा है वो पानी के साथ ही आई, ये पानी के साथ ही चले गए। अच्छा, उनको फील भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम घर आए हैं, संडे की बात है, लास्ट संडे, और हम घर आए हैं उस दिन रात में तो ठीक था। नेक्स्ट डे मैं शूट पे चली गई। मंडे से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई, बुखार तेज़ चढ़ रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिट्स हो रही हैं, और वो अनलिमिटेड हो रही हैं। मतलब ये होता है ना कि गिनती कि जी 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, नहीं, अनलिमिटेड हो रही, इतनी अनलिमिटेड हो गई कि वो डिहाइड्रेट के साथ साथ कोलैप्स हो गई। अच्छा, वो ऐसे हुई हैं। अच्छा, मैं शूट से वापस आई हूँ, मुझे मेरी बच्चियाँ जो हैं घर में जो काम कर रही हैं, मेरे बच्चों को जो देखती हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि सारा बाजी इनका जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, इनको उल्टियाँ मोशन, उन्होंने नॉर्मली लिया, उनको नहीं पता, कोई नहीं जज कर पा रहा कि हुआ क्या है। अच्छा, पैर में सूजन मामा के, क्योंकि काम नॉन स्टॉप, हमारी माएँ जो है ना वो जो सुबह से काम करना शुरू करती हैं और रात क्या काम कर रही होती हैं हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो काम कर रही होती हैं, हाउस वाइफ जो ऐसी होती हैं। तो वो मैंने उनको इसी तरह लाइटली लिया कि भाई वो मोशन है, ये है वो, तो दवाई खा के भी सो रही हैं। अब नेक्स्ट डे में फिर, अच्छा, मैं मोहसिन की शूट पे जा रही थी, अपने मियाँ की शूट पे, तो वो मैं उनकी शूट पे जा रही हूँ। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि अम्मा को अल्लाह हाफिज़ किए बगैर मैं घर से नहीं निकलती। मतलब मेरा दिन बड़ा इनकम्प्लीट सा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जब तक मुझे प्यार करके ना भेजें या गले लगा के ना भेजें, तो मैं उनके पास गई। तो मैं जब पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों के स्कूल के लिए मामा नहीं उठी, वरना वो तो सुबह 7 बजे उठ जाती है। तो मैंने कहा कि यार हो सकता है तबीयत खराब हो, दवाई ववाई खा के नहीं सोनी, चलो इनको करने। तो मैंने सारी चीज़ें कर आके बच्चों को भेज दिया स्कूल। अब मैं शूट के जब तैयार होकर जाने लगी, मेरी शूट की गाड़ी आ गई। मैंने कहा मामा चलें, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ, चलें, मैं फिर आके फिर इंशाल्लाह रात में मुलाकात होती है। अब रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा मामा, जब नहीं मिला मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने बड़े भाई को फ़ोन किया ऑफिस में। अच्छा, हमने जो है ना अपने घर में चारों तरफ, इवन मेरे बाथरूम तक में भी कैमरा लगाया हुआ है, बच्चों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं नहीं हूँ, मैं शूट पे, हमारे आपको पता है कि जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता। तो मैं वो बच्चों को सिर्फ देखने के लिए कि मैं देखती रहूँ, मैं हर वक्त उसमें वॉच करती रहती हूँ कि हिफाजत ज़रूरी है भाई। जब तो ये मैं इस चीज़ में भी डिफेंसिव हूँ कि मेरे घर में एक एक कोने पे कैमरा लगा हुआ है और बटन्स के साथ लगा हुआ है कि जब हम चाहें तो वो बंद कर दें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब मैं ना हूँ तो सारे कैमरे चलते रहे। तो वो मैंने वो कैमरे में देखा, उसमें बड़े भाई ने देखा कि मामा को, मैंने कहा मामा रिस्पॉन्स। तो एकदम मैंने मोहसिन को कॉल किया, तो मोहसिन ने कहा कि यार, मैंने कहा मोहसिन शूट पे नहीं आ सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मुझे मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, नहीं मेरे, अच्छा माँ को ज़रा सा भी कुछ हो जाए ना मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मैं अपने सेंसेस शायद खोना शुरू कर देती हूँ। सब जगह इतनी वो रहूँगी, सब कुछ रहूँगी, लेकिन पता नहीं मामा को कुछ होता है ना, मेरी अंदर से फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे। तो क्या वो जो स्टारफिश काटती है तो यही वाली नहीं, वो बाद में पता चला कि स्टारफिश की वजह से वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो मामा
के इंजेक्ट हो गया, जो कि शुगर पेशेंट भी है तो इसलिए वो ज़्यादा वर्स्ट हो गया शुगर की वजह से। नॉर्मल आदमी होता तो इतना नहीं होता, तो वो शुगर पेशेंट होने की वजह से वो ज़्यादा वर्स्ट हो गया। जब हम हॉस्पिटल लेके भागे, हॉस्पिटल वालों ने जो है ना उनको कहा इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई। तो हार्ट रेट, बीपी और शुगर बिल्कुल जीरो पे जा रही थी। इस किस्से से जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और आजकल तो वो है पिकनिक पे जाने वाला मौसम है और सब जा रहे हैं, तो वो बहुत ख्याल रखें। तो वो एकदम हर चीज़ जीरो पे जाने लगी और वो हार्ट सिंक कर रहा था उनका, इसलिए वो कोलैप्स हो गई थी और रिस्पॉन्स। और अगर मैं चली जाती तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था उस दिन, लेकिन वो अल्लाह ने पता नहीं दिल में कुछ ऐसा डर, जब लेके भागे तो आईसीयू उनको फ़ौरन शिफ्ट किया। तो जी वो सारे बातों से ये पता चला, सारे रिपोर्ट से अंदाज़ा हुआ कि जी बोन तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मसल में इतना बुरा इन्फेक्शन होता है, इसका नाम है सेल्यूलिटिस। ये भी मैंने गूगल पर सर्च किया, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि इसमें आपका बीपी एकदम ज़ीरो होता है, आपका शुगर ज़ीरो होता है, इसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ज़ीरो पे चले जाते हैं, आपके जो है वाइटल्स गिरने शुरू हो जाते हैं, मतलब हार्ट सिंक होता है। एक स्टारफिश के काटने से आपको कितनी सारी चीजें हो गई, चीज मिलजुल गई। बस वो एक मेरे ख्याल से स्टारफिश की एक वो वजह थी, बहाना था बेसिकली, इन्फेक्शन होगा वो उसकी वजह से ज़्यादा वर्स्ट एलिवेट कर गया। हाँ, तो वो बेसिकली ये इन्फेक्शन बड़ा खतरनाक सा था, जिसके तो वो 4 दिन जो आईसीयू में, और मैं 1 हफ्ते से जगते हुए, अभी मैंने कहा कि अब आज उनकी छुट्टी होनी थी, डॉक्टर्स ने कहा था, अभी भी पैर उनका वो है, फिर वो ब्लिस्टर इतने बड़े बड़े वो हो गए, यहाँ तक का पूरा, हाँ वो वर्स्ट होता जा रहा। तो वो इंजेक्ट करके उसको निकाला एक, या अब वो जितनी तकलीफ में थी ना, वो चीखें इतनी, उनको इंजेक्शंस लग रहे, ये लग रहे, उन्होंने कहा मुझे घर ले जाओ, ये सब ड्रिपें उनको घर में लग रही हैं, बेड पेन दिया जा रहा है, सब कुछ है, आप कुछ भी कर लें, आपको वो आराम जो घर वाला है वो नहीं हो पा रहा। तो कल मैं, आज उनकी छुट्टी होनी थी, लेकिन क्योंकि आपका शो था तो मैंने कहा, मैंने मामा को बोला था कि मामा मैं वहीं से चली जाऊंगी, मैंने उनको बोला है कि मुझे यहीं से पिक करा लें हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा नहीं मैं घर चलूंगी। बस वो विल पावर उनकी, फिर माशाल्लाह उन्होंने कहा नहीं निदा के शो में तुम स्पेशली जाओ, निदा के शो में जाओ, बहुत ज़्यादा प्यार भी भेजा है, बहुत ज़्यादा प्यार भेजा है भाई। आप जबरदस्त भाई, बच्चों में रूई जो है वो माँ को बिल्कुल, तो अभी मैं उनको अब देख रही होंगी अभी, तो कह रही मैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वो देख नहीं पाई थी ना, वहाँ टीवी नहीं था, ये नहीं कह रही मैं शो देखूंगी निदा का, क्योंकि वो बहुत खुशी से गेट वेल सून, गेट वेल सून। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक कि अपने आप को कैसे बचाया जाए किसी भी ज़िंदगी की किसी भी उलझन से, वक्त से पहले बचा लिया जाए तो बहुत अच्छा। और हम उसी की टिप्स आपको फराहम करें, क्योंकि अलग अलग आप लोगों से बात करते हैं, उनकी बातों में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं कि आप किस तरह उसको लेकर अपनी ज़िंदगी पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो अब क्या, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये तो बड़ा मज़े का और एक कॉमेडी टाइप हमारा सीन हुआ था एक दफ़ा। हम लोग मेरी मामा की तरफ से बहन भाइयों के बड़े लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं आपस में। ये लोग बस पता नहीं क्या है, एक दूसरे को ही दिखा के कंपटीशन करते रहते हैं, एक दूसरे को जलाते रहते हैं। बेटा दुनिया देख रही है, अम्मी ने छोड़ना नहीं तुम्हें, आज घर जाओ बेटा। हम तो उनको कहते हैं कि यार आप लोग बस अजीब से ही हैं, आपस में एक दूसरे को जलाते रहेंगे, आपस में एक दूसरे को जो है वो कंपटीशन चलता रहेगा। हाँ, और हमें लगता था कि लगता है बल्कि कि हमारी माँ के साथ हमेशा ज़्यादती होती है, क्योंकि वो दब जाती हैं और वो कुछ ज़्यादा ही मासूम है और ईमान की बेवकूफ़ी की हद तक तो सब में सिर्फ कह लो। हाँ सब में। अम्मा को कैसे हम बेवकूफ़ कह सकते हैं? ये कह सकती है। मैं कह देती हूँ, हर कोई आके उन्हीं को सुनाता है, वो कुछ भी नहीं कहती हैं आगे से और वो दब जाती हैं हमेशा। तो मोना हिफाजत करने के लिए उनकी बस की ना हमने एक दफ़ा, तो मोना फौजी घर की हमने की एक दफ़ा हिफाजत। हमें पता चला कि जिरगा लगा हुआ है इन बहन भाइयों का, और मेरा जो ननिहाल था वो टेक्सला की साइड पर था, तो हम लोग इस्लामाबाद बैठे थे, मेरी मामा उधर पहुंची हुई थी। अब सारे उनको दबाई जा रहे हैं, उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, और वो तुम्हारे अब्बू हयात थे? हाँ, अच्छा। मस्कीन बनी हुई है। हम चारों बहनों को गुस्सा चढ़ा कि हम अभी और इसी वक्त जाएंगे और सुनाएंगे इन लोगों को, अपनी माँ की डिफेंस करेंगे। तो अब हम लोग निकल पड़े चारों बहन तैयार होके, हम लोग जा रहे हैं गली में, मेरे पापा हमें मिले हैं। पापा ने समझाया
हमारा तो ये रिएक्शन था, हमारी माँ के साथ वो ज्यादती कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब आज हम उनको जाके बताएंगे। तो पापा कहते हैं बेटा मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ये बहन भाई हैं, तुम लोग अपने आप को खाली गंदा करवा लोगे और कल को ये फिर एक होके बैठ जाएंगे, तुम लोग फिर शर्मिंदा होगे। भाई भाई का रिश्ता है ही ऐसा ना, लड़ेंगे मरेंगे फिर एक हो जाएंगे। मैंने कहा, नहीं आप नहीं जानते, ये बहन भाई हैं ही ऐसे। तो हम लोग चारों बहनें चले गए। हम लोग जब हम वहाँ पहुँचे हमारी माँ वहाँ से निकल गई थी। अब हम लोग चारों बहनें उनको धड़ल्ले से सुना कि आप लोग ये, आप लोगों ने ये किया, आप लोग ऐसे, आप लोग वैसे। हम लोगों ने सत्यानाश फेर दिया सब। मजे के हम लोग फिर वापस आए हैं। तो नेक्स्ट डे मामू आए हैं। अब हमारी हिम्मत ना हो कि हम जाके दरवाजा खोले, अंदर से हम लोग कांप रहे हैं कि हम लोग ये आपने बोल तो दिया जज्बात में, कर तो दिया हमने, कांड कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम क्या करें, कजन्स के बीच में भी मैसेजेस पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं खाला की बेटियों के साथ, और हम लोगों ने तबाही फेरी हुई है। तो मामू आए हैं पापा को शिकायत लगाने के लिए। हम पापा को पीछे से खींच रही है, नहीं जाना, दरवाज़ा नहीं खोलना। पापा वो खोल ले तो दरवाज़ा। खैर उन्होंने दरवाज़ा खोला, हम सारे खुड्डों में छुप गए। और जब वो आके बैठे हैं शिकायतें लगाने लगे हैं, उस वक्त भी मेरी छोटी बहन सेकंड लास्ट वाली, उसके तासुरात ये गलत हैं, ये हैं, ये वो हैं, हाँ मारे मुझे मारे। कौन कह रही? बहन मेरी। क्या कर लेंगे आप? वो धड़ल्ले से सही सिंगम बनी हुई है अपनी तरफ से। उसके बाद जब थोड़ा और अरसा गुजरा, बहन भाई एक हो गए और हम लोग मुंह छुपाते ऐसे ही होता है, हमेशा हर घर में ऐसा होता है। बच्चों को ज़्यादा फील होता है अपनी माँ और उन सब चीज़ों की, और उसके बाद जाहिर है तो खूनी रिश्ते हैं। मतलब अगर आप फिर एक हो जाते हैं, लड़ मर के पानी की तरह होते हैं, फिर मिल जाते हैं। बीच में कोई भी कितना भी डंडा डाले, कुछ कोई भी, और उस वक्त लड़ते हुए ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल वो जंग चल रही है। एग्जैक्टली, दो मुल्कों के बीच में जंग चल रही है। और उसके बाद चांद जो होते हैं ना वो कभी ढलते नहीं हैं। मेरे चांद मामू हैं या जो भी है, वो उनके लिए चांद ही रहेंगे। और जो मर्जी उनके बीच में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, आज लड़ेंगे कल फिर से एक हो जाएंगे। और हमें वैसे ये पता है बहुत प्यारी बात है, जो लोग साला साल एक दूसरे से बुग़्ज़ करके बैठ जाते हैं ना, इससे बेहतर है आप लड़े मरे फिर एक हो जाए। पीठ पीछे भी बातें करेंगे, एक दूसरे की उंगलियां भी उठाएंगे, सारा कुछ करेंगे। आज तो कल फिर से वो एक होके बैठ जाएंगे और गप्पे लगाने लग जाएंगे। उस दिन के बाद जो हमें शर्मिंदगी हुई उनकी वजह से, हम तो बस आज तक ऐसे ही हैं। तो तुम्हारे अब्बू ने सही समझाया था ना। इसका मतलब सही है भाई ये। अच्छा क्या नेक्स्ट सदका? हाँ, ये तो है हिफाजत, इम्पोर्टेंट, अपनी हिफाजत। बिल्कुल, जब बड़े एक टाइम पे आपको, जब ऑब्वियसली जब मैं इस्लामाबाद में होती थी तो घर वाले जब भी आप नॉर्मली बैठे, मामा कुछ ना कुछ ऊपर से वार रही है, ये कुछ ना कुछ चल रहा होता था। मैं कहती थी मामा ये क्या है, कभी वो धूनी चल रही होती थी घर में, तो उस चीज़ों को हम बहुत लाइट लेते हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों में लगे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। फिर जब व्हेन आई शिफ्टेड टू कराची, और मामा बाबा हमें हमेशा ये बताते हैं कि इस्लाम में भी है सदका आपको करना चाहिए और नज़र बरहक है। मैं कहती थी इतनी भी क्या है कि पढ़ ली ना आयतुल कुर्सी भी, अब सही हो जाएगा सब। लेकिन वाकई नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है और असर भी करती है। मुझे याद है कि मैं प्रोजेक्ट्स कर रही थी और उसके बाद जब कुछ टाइम मैंने सदका देना थोड़ा सा रोका ना, मतलब इंटेंशनली नहीं, मतलब याद नहीं रहा, मैं केयरलेस हो गई, इन शॉर्ट मैं केयरलेस हो गई। तो अक्सर ऐसे लोग आपकी तारीफ़ कर देते हैं, दाएं बाएं मिलती नहीं तारीफ़ें। मैं इतनी बुरी बीमार हुई निदा, इतनी बुरी, मैं ज़िंदगी में इस तरह बीमार नहीं हुई। और जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे हम क्या चेक करें, इवन कि ये जो साउथ सिटी हॉस्पिटल है, यहाँ मैं 4 दफ़ा टेस्ट करवाने के लिए गई और चारों दफ़ा उन्होंने टेस्ट में कहा कुछ भी नहीं है, हम क्या चेक करें। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे बस दिल कर रहा था कि मुझे कोई इंजेक्शन लगाए मुझे मार दे। मुझे इतनी पेन थी बॉडी में और इतनी मेरी बुरी सिचुएशन, एंजाइटी थी, शदीद एंजाइटी। नहीं एंजाइटी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं। ब्लड वगैरह कोई और टेस्ट में कुछ भी नहीं आया? नहीं। फिर उसके बाद मुझे बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन लगवा कर, उस टाइम मैं थी भी अकेली, मैंने अपने भाई को कॉल की और मेरे भाई ने अपने किसी मजबूरी में अपने किसी फ्रेंड को भेजा कि मेरी बहन को पिक करो और किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हुई थी। मैंने उस वक्त 6 घंटे के लिए एक ड्रिप लगवाई जिससे आप थोड़े एक्टिव हो जाए। और मैंने टर्टल की तरह मैं एयरपोर्ट तक पहुंची, मतलब अंदर का जो रास्ता था मैंने तय किया, जो 20 मिनट का होता है वो मैंने पता नहीं किस तरह आधे घंटे में
40 मिनट्स में किया और उसके बाद जब मैं घर पहुंची फिर मेरे पेरेंट्स ने दोबारा से टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि इट वाज समथिंग डेंगी, बट उसकी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी हुई थी, काफ़ी वर्स्ट हो चुकी हुई थी कि इट वाज लाइक कि आपको इसके बाद अगर मुझे दवाइयाँ लगा रहे थे लगातार और वो रिएक्ट नहीं करेगी और कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये दवाइयाँ असर करना उन्होंने छोड़ दिया तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा एक और जो सिचुएशन कोमा में, सॉरी आईसीयू में। हाँ, तो वही हुआ। कुछ टाइम बाद मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, जो दवाई लगाते थे मुझे उसने असर करना बंद कर दिया। मुझे लगातार 15 दिन ड्रिप्स इतनी लगी कि मेरी कोई बाजू की जगह नहीं बची थी और मैं इतनी वो हो चुकी थी कि मैं कहती थी, मैं नींद से उठती थी मैं हर वक्त वो रहती थी गुरूदगी में रहती थी और मैं जब भी मेरी आंख खुलती थी मुझसे कमर नहीं उठाई जाती तो मैं सिर्फ ये कहती थी मम्मा इस डॉक्टर को कहो मुझे कुछ दे और मुझे मार दे, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना मैं उठ पा रही हूँ ना कुछ और कर सक रही हूँ। तो जब एक दफ़ा मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास वो जो लोग बैठे पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे होते वो मुझे आज भी नहीं भूलेगा। मुझे उस वक्त फील हुआ कि मैं शायद पता नहीं किसी लास्ट मोमेंट में तो नहीं पहुँच गई। तो मैं उठी, मेरी आंख खुली तो सब मेरे इर्द गिर्द पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, किसी चीज़ से असर नहीं हुआ। फिर हमने 4 दिन लगातार वो कोई ब्लैक हैंड्स होती है, पता नहीं किसी ने कुछ बताया कि उसका सदका देना। एक दिन लिटरली तीसरे दिन मैं ऐसे मैजिक की तरह उठ के बैठी, मुझे खुद भी नहीं पता कैसे। भाई सदका खैरात ये बलाएं टालता है आपकी। तो हाँ, इन शॉर्ट कि आपको अपनी हिफाजत भी सबसे पहले करनी चाहिए इस तरीके से भी कि ये जो आउटर सोर्सेज भी होते हैं इनकी भी नज़र होती है, ज़रूरी नहीं इंसानों की हो, बहुत सारी और मखलूक है जिनसे हम अवेयर नहीं है। हाँ, तो वो लगती है, तो इसलिए उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। जब आप आउट ऑफ सिटी अकेले होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, तब अपना ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और आप बीमार पड़ जाएं तब आपको इतनी तन्हाई, डिप्रेशन फील होने शुरू हो जाता है। तभी तो मुझे फील हुआ कि अच्छा जब मैं अपने घर होती थी तो कोई ना कोई सदका वगैरह या मामा कुछ ना कुछ करती रहती थी, फिर जब आप अकेले होते ना फिर आपको समझ में आती है कि बड़ी शाबाश है तुम लोग जो वाकई दूसरे शहरों के हो और काम करने इधर आते हो। बड़ी बात, सबसे मुश्किल चीज़ है, बड़ी बात। सारे जितने भी लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं सबके लिए मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है। शहर छोड़ के दूसरे शहर आके काम करना बहुत मुश्किल, और फिर अकेले सरवाइव करना, कभी अल्लाह माफ करे रात को जो स्पेशली फैमिली ओरिएंटेड हो ना उसका अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। जो होम सिक हो, जिसको आदत तो बिल्कुल फैमिली की, जैसे मुझे आदत है अपनी, मैं चाहे बाहर जाऊंगी भी सही, अगर मैं लेट भी होंगी तो मामा से बैठ के मैंने बातें करनी है। मेरा हमेशा हजरत टाइम में वो बैठी होंगी ना, वो कुरान भी पढ़ी होगी तो मैं साथ साथ बोल रही होंगी। आउट ऑफ सिटी में जब भी शूट पे गई हूँ मैं बस सिर्फ पैकअप होने का इंतजार करती थी और मैं घर भागती थी कि बस जल्दी मैं अपनी माँ के पास पाऊँ। ये क्या है डायरेक्टर भूल गई बता के। नहीं मुझे याद है, लेकिन मैं एकदम वो हो गई कि ये मैंने ऐसे ही डिस्कस किया था लेकिन ये पता था कि यहाँ नहीं पता नहीं मैं बताती हूँ। बहुत पहले, बहुत साल पहले की बात है ये, तब हम लोग इंटीरियर सीन में शूट कर रहे थे। अच्छा। बड़ा वेल नोन डायरेक्टर है, आई डोंट वांट टू कॉल आउट द नेम ओवर हिम, लेकिन ये है कि वो अगर देख रहा होगा तो वो पहचान जाएगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो डिफेंसिव होने की जो है कि मैं गुस्से की तेज़ हूँ और नॉट इन अ नेगेटिव सेंस और बैड सेंस, वो कि जैसे मैं इंसाफ पसंद इंसान हूँ, मुझे जो है अखरोट दिमाग से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, ना मैं खुद करती ना मुझे किसी के साथ पसंद है। तो गलत बात करते हुए आप मुझसे 10 बार सोचें, प्यार से तो आप जान ले लें मेरी, मैं नाक रगड़ दूंगी, लेकिन गुस्से से और उससे अड़ी से तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं, मेरा वो वाला इंसान मैं वाकई वो वाला इंसान हूँ कि किसी के बाप से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। अब वो ये हुआ, उस वक्त मैं, बल्कि एज भी मेरी कम थी, ज़्यादा जज्बाती थी, ज़्यादा जज्बा। अब तो मैं जब से मैं बच्चों वाली हुई ना तब से थोड़ा गुस्सा बेहतर हो गया। तो लेकिन मैं पहले ज़रा ज़्यादा मेरा वो था गुस्सा के ये मुक्के मारना, ये करना, बड़ी विंड स्क्रीन तोड़ी है मैंने अपनी गाड़ी की, पता नहीं कहाँ से वो, और इत्तेफाक से उसी एज पे लगता था जहाँ से शीशा टूट जाता तो मेरा ही नुकसान होता था बाद में। बहन उसकी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए थी ना। तो इत्तेफाक से कि ये वो मेरे अंदर जो अचानक से सुल्तान राई साहब आ जाते थे, वो कैसे आते थे मुझे नहीं पता, आज भी मुझे पता नहीं चला, और अभी भी मैं मुक्के जो है ना दीवारों में मार देती हूँ, मेरी मेड्स मुझसे डरती हैं, उनको गुस्सा ना है, तो बच्चों के कहीं हमारे मुँह पे अगर ये मुक्का लग गया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा घर देख रहे होते हैं, तो वो बहुत सा ये चीज़ निकली थी एक डायरेक्टर पे। अच्छा। क्योंकि मुझे अनवांटेड एरिया में टच करना पसंद नहीं,
मुझे पसंद नहीं है, आप सीन बता रहे हैं। हाँ, हमने यार काज़िम पाशा साहब के साथ काम किया है जो बिना छुए आपको अपनी डायरेक्शन बताते हैं, जो और अगर टच भी कर रहे हैं तो उनके टच में एक वफ़ा होती है, एक शफ़क़त होती है। और मैं मेरे ख्याल से उनके करियर में सबसे छोटी उम्र की एक्ट्रेस थी जिसको उन्होंने लास्ट ट्रेंड किया है, जिन्होंने ये क्योंकि इनके फादर हैं। और मैंने ज़िंदगी में अगर किसी को उस्ताद और सर माना है तो वो सिर्फ काज़िम साहब है। और मैं आज तक सर सिर्फ उन्हीं को कहती हूँ, उनके अलावा मैं किसी को सर नहीं कहती। मैं जो एज में छोटे हैं उनको मैं नाम से बोलूँगी या मैं जी लगा दूँगी। सर किसी को, सर एक है और वो सिर्फ काज़िम साहब है। और वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उनके साथ काम करके, उनके अंडर काम करके मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा। कुछ लोग ठहरक में भी आपको सीन्स बता रहे होते हैं कि जिसे जो टच कर लेगा मैं उसकी फील बता देती कि क्या है। तो उस डायरेक्टर ने, और लड़की की छठी एज बहुत ये कुदरती तौर पे है कि औरत को पता चल जाता है साफ हाथ भी और नेगेटिव हाथ। तो वो एक बार हुआ कि जी वो हम लोग लंच कर रहे थे मटियारी में, और आज मेरे साथ थी फरिया जबी। अच्छा। और उनके साथ उनका जो कज़न होता था अनीस, वो आंखों देखा वो गवाह है चश्मदीद इस पूरे केस का। तो इसलिए मैंने नाम भी ऐसा बता दिया कि वो जगह जगह उन्होंने इस किस्से के बारे में बताया है कि भाई ये चीती है, ये शेरनी है, ये नहीं बर्दाश्त। तो तुमने क्या वो इस तरह का था कि अब हम बैठे, अब छोटी उम्र की लड़कियों को जरा सा हैरस करने में लोग समझते हैं कि आसानी रहेगी। वो ये नहीं सोचते कि ये इसके अंदर एक मर्द भी है, एक बेटा भी है। वो बेटी जरूर है लेकिन वो अपने माँ बाप का बेटा भी है। तो वो उसको सेल्फ डिफेंस मुझे करना है इस मामले में। सेल्फ डिफेंस के लिए तो बेटा ही हो, मतलब होना चाहिए। बेटा क्या, लड़की स्ट्रांग होनी चाहिए कि उंगली मरोड़ दे। एग्जैक्टली, मुझे कि मेरी मर्जी के खिलाफ ना यूं उंगली भी नहीं लगा सकता बचपन से, स्कूल लाइफ से लेके अभी तक। तो अब वो ये हम लोग टेबल में बैठे हुए, जैसे ये टेबल है तो अब डाइनिंग टेबल, अब मुझे फील हुआ कि मुझे नीचे से जो है ना सबसे टच किया जा रहा है। मैं समझी गलती से हो गया, मैंने उठ के जगह चेंज की। तो बंदे ने फिर नीचे से मुझे एक फील हुई कि वो वहाँ से कुछ हो। अच्छा टेबल छोटी थी तो छोटी टेबल पर ज़रा आसानी रहती है पैर वैर मारने की। फिर मैं उठ के मैं तीसरी बार का मौका नहीं देती। मैंने कहा चलो मैं उस वक्त मैंने कहा कि नहीं यार वहम होगा, वैसे घर से दूर हूँ, थोड़ी सी डिप्रेस हो रही हूँ, ये है वो है, कुछ इस तरह का सीन होगा। अब वो नहीं हुआ। सीन समझाते वक्त ना पहले दूसरों को उन्होंने ऐसे समझाया। अब मुझे समझाते वक्त ना उन्होंने ही टच मी फ्रॉम हियर। तो वो मुझे जो है ना थोड़ा सा जो टच करने का स्टाइल था ना वो इतना बुरा लगा कि मैंने रख के दिए 2 झापड़ सबके सामने। मैंने ना वो देखा ना ताओ देखा, झापड़ मार दिया। और उसके बाद मैंने कहा मैंने तुझ जैसे घटिया आदमी के साथ काम ही नहीं करना। अभी ब्रेक पे जा रही हूँ ताकि मैं नाम पूछ लूं क्योंकि मुझे कुछ हो रहा है। वेरी गुड, यस गुड गर्ल। उसने डाकू को मारा, तुमने डकैत को मारा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि हम हिफाजत कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं। बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी में जिसमें अगर हम एहतियाती तदाबीर करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, और हम वो सारी बातें कर रहे हैं। अब ये है मोटरवे। हाँ भाई, मोटरवे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लाहौर और इस्लामाबाद के बहुत चक्कर लगते रहे हैं। तो एक दफ़ा मैं जा रही थी, मैं मोस्टली प्रेफर करती थी कि मैं बाय बस, फैसल मूवर्स की बिज़नेस क्लास अच्छी सर्विसेज है तो मैं उस तरह से चली जाती थी। तो एक दफ़ा मैं जा रही थी और एयर होस्टेस उसमें होती हैं। तो एयर होस्टेस को शायद लगा कि एक बंदा है, पठान था वो बेसिकली, उसको लगा कि वो पिक्चर्स बना रहा है उसकी। आपकी नहीं उसकी बना रहा है। अच्छा। उसकी बना रहा है, वो अनकम्फर्ट था। ये अब उसने बनाई या उसको गलत फहमी हुई तो उसने उसको डांटा और सारे खामोश थे। और उसने कहा कि अपना मोबाइल दिखाएं, पिक्चर दिखाएं, मोबाइल जब तक आप हैं आप मुझे दे दें। और वो मान ही नहीं रहा था कि उसने कुछ किया है ऐसा या उसने कोई पिक्चर ली है। तो तब मैंने उसके डिफेंस के लिए जो है वो बोला कि भाई अगर उसको लग रहा है, उसको फील हो रहा है ना, उसको कोई वाइब आ रही है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। माफ़ी मांगनी तो मांग लो ना, ऐसा क्या है। अगर मोबाइल वो देखना चाह रही तो उसकी तसल्ली कर दो, इसमें क्या है। तो मैं उस वक्त उसके हक़ में बोली और डिफेंस किया कि उसको झुकना चाहिए उस औरत के आगे। तो नहीं दिखाया उसने? नहीं, उसका मोबाइल ले लिया था जब तक वो वहाँ पर था। और वो कर रहा था ये हरकत?
कर ही रहा होगा यकीनन। हाँ, जब किसी को फील हो रहा है कि आप feel उसकी हो वीडियो रहा बन रही है, उसकी क्योंकि attention अगर जा रही है तो जाहिर है। अक्सर ऐसा होता है कि वो बेचारी जब खाना वाना दे रही होती हैं झुकती हैं ऐसे ऐसे, और अगर पीछे से कोई वीडियो बना रहा हो तो बुरी बात है ना, लाइक आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर वो उनका काम तो आपको कंफर्ट देना है ना, इस तरह के आप खाना दे रही और वो हैं, बेचारी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। और कोई क्या। अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए बाहर निकला है औरत होके, आप उसको वल्नरेबल फील करवाओ बजाय इसके कि आप उनकी प्रोटेक्शन करो, उनको तहफ़्फ़ुज़ दो और उनको स्ट्रॉन्ग ये मोबाइल एक चीज़ में ना बड़ी गलत मुझे लगती है, आपको कुछ नहीं पता होता कौन किस तरह वो शो ये करते हैं कि मोबाइल जो है वो हम अपनी कोई वीडियो देख रहे हैं और वो वीडियोस बना रहे होते हैं पब्लिक में। तो आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा आजकल के बेसिकली मिसयूज़ करते हैं हर चीज़ का। ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है और हम पता नहीं कब सुधरेंगे इस मामले में। हम लोग हर चीज़, जो भी नई चीज़ आएगी हम उसका यूज़ कम करते हैं, मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। स्पेशली ये जो इलिटरेट सोसाइटी है हमारी, इनके खाली यही काम होंगे कि आप औरतों के किरदारों पे उंगलियां उठा लें या फिर आप इस तरह की हरकतें कर लें, उनका तमाशा बना लें। तो मोबाइल आएंगे, उनको इश्क माशूकियाँ चढ़ जाएंगी। वो इस तरह से, और इश्क माशूकियाँ भी ये नहीं कि उनको सच में हो गई है कोई मोहब्बत, उनको हनी ट्रैप करना है, उनको हनी ट्रैप करना है, अपना काम निकालना है और औरत के जज्बात से खेल के उसको ख़राब करना है, उसको एंग्जाइटी पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट, उसको पागल करना है। तो ये बहुत बुरा एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। पता नहीं कि कब ये इलिटरेसी और जहालत ख़त्म होगी। ये नहीं ख़त्म होती, अच्छी और बुरी चीज़ साथ साथ चलती है, ये नहीं ख़त्म होती। हमें अपने आप को ही मजबूत करना पड़ेगा। जो बच्चे हम पाल रहे हैं या बच्चियाँ, उनको समझाना पड़ेगा कि किसी के चुंगल में ऐसे ना फंसो। ये भी तो चुंगल में फंसना है ना, और इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि आपने अपने बच्चों को बैठ के समझाना है कि ज़माना बहुत ख़राब है, वो वाली चीज़ नहीं है। तुम मासूम हो मगर तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा दुनिया में। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, अवेयरनेस देनी होगी। पुराने वक्तों में ना माएँ बच्चियों से बैठ के ऐसी बातें नहीं करती थी, एक उनके बीच में गैप होता था। माओं को ही बच्चियों को बैठ के समझाना पड़ेगा, और बच्चियों को ही नहीं, बेटों को भी समझाना पड़ेगा कि बेटा ऐसी हरकतें नहीं करो, तुम्हारी भी बहन है या तुम्हारी माँ है या तुम्हारी फीमेल है, अगर तुम्हारे ख़ानदान में किसी फीमेल के साथ ऐसे हो तो सोचो। अगर आप उनके अंदर एम्पैथी डालेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों से बचत हो सकती है। अच्छा, मुझे कोई आके ऐसे बोलता है ना कि प्यार हो गया है या दीवाना हो गया कोई मेरे पीछे, होता है ऐसा। मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, काफ़ी लोग जानते हैं। तो आके लोग हमारे तो ईंट उठाओ तो ढेरों आशिक भी निकलते हैं। जब मुझे कोई ये सब कुछ बोलता है, हाँ, जब ये फीलिंग्स अपनी शो करते हैं, मैं एकदम से इनसिक्योर हो जाती हूँ। और अगर कोई सच्ची बात भी कर रहा होगा ना, तो मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं इतनी इनसिक्योर हो जाती हूँ उस चीज़ को लेके, और ये मेरा एक वीक पॉइंट है। मैं क्योंकि एक एम्पैथेटिक और मोहब्बत करने वाली इंसान हूँ, और मुझे अपनी सोसाइटी के इस एस्पेक्ट का भी पता है। तो जब कोई मुझे ये आके बोलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी कमज़ोरी पे किसी ने हिट कर दिया। उसको कि मैं किसी मामले में नेगेटिव नहीं होती, लेकिन मैं इस मामले में शदीद नेगेटिव हो जाती हूँ। एक दफ़ा मैंने एक बंदे की CDR रिपोर्ट निकलवा ली और उसको फिर मैंने दिखाया कि ये तुम्हारे करतूत, ये तुम असल में। उसको फिर मैंने कुटाई करवाई, और जो मैंने उसको जलील कराया जगह जगह से। तो इस मामले में वो बहुत ख़तरनाक हूँ। ये पूरा इन्होंने जो है ऑन एयर मैसेज दिया है कि 10 बार लोग सोचें इनसे बात करने से पहले। रिपोर्टर निकलवा लेती है। झूठे को घर तक पहुंचा के मैं घर तक पहुंचा के आऊंगी। मैं चाहे वो आउट ऑफ कंट्री का कोई हो या चाहे वो यहाँ का हो, यहाँ का तो बच ही नहीं सकता ना। उसको I like आजकल की लड़कियां जो है ना वो बेवकूफ नहीं है, समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, स्कूल में बहुत ज़्यादा लोगों को बुली किया जाता है, बट मैं इस तरह की थी। मुझे ये लगता है, मतलब मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि मैं बचपन में जब मैं स्कूल में होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा भाईगिरी टाइप नहीं होती, वो टाइप थी, और मैं लोगों को बहुत बुली करती थी। मैं एक लड़का था जो मेरी क्लासरूम में, मतलब लड़के ज़्यादा थे और लड़कियां कम थी, तो मेरा क्या काम होता नहीं था, सुबह आना, PE शूज़ उठाना और सबको मारना। मुझे नहीं पता, पर मैं सबको मारती। तुम लड़की होने का फायदा उठाती थी उस वक्त? लड़के ज़्यादा थे तो? नहीं, कुछ ऐसा था कि वो सारे डरते थे। हाँ। और मैं हमेशा इस तरह के रोप से आती थी कि बस सुबह आते ही ना, ये फ़र्ज़ है कि मैंने ये PE शूज़ उठाना है जो तो तुम्हारे भाइयों पे भी तुम्हारा रोप था?
घर में? नहीं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, नहीं अभी होगी, लेकिन पहले रोब था भाइयों पे, क्यों वो प्रैक्टिस बन जाती है ना फिर? नहीं था, नहीं था। मैं थोड़ी अलग रही थी। अच्छा। तो मैंने उस लड़के को ना आती है ना, मारती मैं सबको थी, लेकिन वो सब नॉर्मल दोस्त बन गए। एक जो था बेचारा कहीं डर गया, ओए वो इतना डरा, वो निदा अपना लंच नहीं खाता था मुझसे, डर के मारे। वो स्कूल नहीं आता था, और जब ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होना शुरू हुई ना, तो उसके बड़े भाई ने, और मैं क्या करती थी, उसका लंच भी चोरी करती थी, क्योंकि मुझे कन्फेशन कर रही है आज। ये मुझे कुछ अपनी परछाई नजर आ रही है। मुझे मलाई खाने का बहुत शौक था ना, तो मुझे मामा घर पे भी मारती थी कि मैं बहुत ज़्यादा दूध पीती थी, और बहुत ज़्यादा जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो खा लेती थी। उनको ये होता था कि तुम मोटी हो जाओगी, और तुम बहुत ज़्यादा ये चीज़ खा रही, तो वो लेकर आता था, मैं कहती थी निकालो। वो ब्रेड के ऊपर उसने मलाई और ना चीनी लगाकर बंद करके एक दिन उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। मैंने उसको इतना मारा पीछू से, अगले दिन वो स्कूल नहीं आया। उसके बड़े भाई ने मेरी बहन को पकड़ा और कहा कि तुम्हारी बहन आखिर करती क्या है कि हमारा भाई डर के मारे से बुखार हुआ घर के अंदर। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अब रोज दूध उबालना शुरू कर दिया, उसके लिए मलाई भिजवानी शुरू कर दी। नहीं ना, मैं अभी कोई ऐड देख रही थी, उसमें प्रिंसिपल के पास एक माँ बैठी हुई है, हाँ, और एक बच्ची पीछे खड़ी हुई है, छोटी सी स्कूल की, और उस प्रिंसिपल को वो ये बता रही है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसको फला फला नाम का बच्चा है, वो बुली करता है, और उसके साथ उसके दोस्त मिलके इसको बुली करते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो प्रिंसिपल ने फटाफट उसको किसी को पियोन को भेजा, और वो पूरा उस लड़के को और पूरे ग्रुप को बुलाया कि अभी मैं उनको सीधा करता हूँ, इस बच्ची को तंग कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने डांट लगाई, वो बच्चे आए पीछे, डांट लगाई कि तुमने इसको बुली किया है, ये किया वो किया, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को शिकायत लगाऊंगा। तो वो सॉरी करने लगा लड़का और उसके पूरा ग्रुप। तो कहने लगा ये देखो इस बच्चे की अम्मा शिकायत कर रही हैं। तो जैसे ही वो अम्मा पीछे पलटती है, उस लड़के को देखती है, तो वो लड़के की माँ होती है बेसिकली, वो इस बच्चे की माँ नहीं होती। जो बुली करने वाला लड़का है वो उसकी माँ होती है। तो वो बुली करने वाला लड़का डर जाता है कि मेरी माँ मेरी शिकायत करने आई है। तो प्रिंसिपल घबरा जाता है कि आप अपने बेटे की शिकायत कर रही हैं। तो कहने लगी कि अगर वो कुछ नहीं कहती, बस वो खड़ी होती है और चली जाती है। तो उसका वो ये था बेसिकली कि अगर जो बुली कर रहे हैं, जब उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको समझाते हैं, तो वो ये तुम्हारे तो बात नहीं, लेकिन बाद में मुझे जब नहीं, फिर मुझे जो भी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जब उसका इस तरह वाला चीज़ मेरे सामने आई ना, तो कुछ ही टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की मेंटल हेल्थ और इस तरह की चीज़ें डैमेज होती हैं। और अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में लोग ये हरकतें करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। और मुझे वो चीज़, लेकिन ऐसा भी होता नहीं था कुछ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में लोग बहुत सीरियस वाली बुलिंग भी करते हैं। तो उसके डिफेंस में भी आपको फिर या तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर आप डर के नहीं बैठो। अच्छा, अब अगर ये ना डरता तो शायद मैं ना करती। ये मैटर नहीं करता कि आप दिखते कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, जैसे भी हैं। अगर आप दब गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब आपको लोग बुली करेंगे। हाँ, ये बात है। सबसे बड़ी पैरालाइजेशन ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसको कहाँ पे आपको कैसे डील करना है। ये जो अवेयरनेस है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये होनी चाहिए। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड एक एकेडमी होनी चाहिए, उसमें मेंटल हिसाब से भी होना चाहिए और फिजिकल हिसाब से भी होना चाहिए। आजकल स्कूल्स वैसे इस चीज़ पर काफ़ी जोर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन या जो पढ़ाई किताब कोर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए स्कूल में भी पर्सनल काउंसलर्स और ये सब सेशंस होने लगे हैं। आई थिंक स्कूल्स के अलावा ना आपको एक प्रॉपर सेल्फ डिफेंस एकेडमी बनानी चाहिए, जिस पे लोग ज्वाइन करें हर एज के, जिसमें आप फिजिकल डिफेंस, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें सीखें और मेंटल हिसाब से भी सीखें। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे औरतें डर जाती हैं फ़ौरन से ना, जैसे लाइक माय मदर, इवन शी इज़ लाइक दैट, कि कोई मर्द अगर देख रहा है घूर के या कुछ भी, तो फ़ौरन डर जाए, नहीं हम यहाँ से चलते हैं, हम बेटा हम कहीं और, भाई हम क्यों कहीं और बैठे हैं। हमें अगले को सबक सिखाना चाहिए, और या ऐसा कुछ करना चाहिए कि अगले को भी पता हो कि उसने ये हरकत अभी यहाँ की, तो वो कहीं और भी ना करे। कुछ ऐसा आप उसको लेसन दो, बिल्कुल। या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी एकेडमी लीगल तौर पे जो इन सब चीज़ों को डील करे प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कज़न्स वही शुरू से, बचपन से, क्योंकि हम लोग सब
पावर ऑफ 7 कजन्स में मैं बोलूँगी अच्छा। ननियाल से, क्योंकि ननियाल से ज़्यादा अटैच है। अच्छा। तो मामू और खाला के बच्चे मिला के तो पावर ऑफ 7, सबसे बड़ा मेरा भाई, फिर सेकंड नंबर पे मैं हूँ, हाँ। फिर मेरे बाद जो है वो मामू के 3 बच्चे, फिर मेरी खाला की 2 बेटियाँ। अच्छा। तो वो सीक्वेंस वाइज चल रहा है। हाँ। तो भाई हमेशा से मेरा जो है, उसके लिए तो मैं खुद डिफेंसिव रही हूँ हाँ। बचपन से, क्योंकि उसामा को कोई बचपन में अगर कोई बुली करता था, डालता था, तो दादागिरी मैं दिखाती थी, क्योंकि हाँ। मैं कभी हमेशा से नहीं डर रही हूँ। हाँ। तो मैं हमेशा, मुझे दादा 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 करते थे कि मैं बड़ा गली का गुंडा नहीं होता उस तरह का एक होता टॉम बॉय। आई वाज नेवर एवर लाइक टॉम बॉय, लेकिन मैं दादा टाइप थी कि मेरे अंदर एक वो था कि मुझे कोई बुली नहीं कर सकता। मैं शायद कर दूं, और अगर मुझे किसी ने उंगली दिखाती तो वो टूट जाती थी। तो वो मैं जो है एक फिल्म में ये चीज़ बाद में आई थी, लेकिन मैं बचपन से ऐसे करती हूँ कि मुझे अगर कोई उस तरह दिखा के उंगली करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई आग पैदा हो गई है कि मुझे कोई उंगली ना दिखाए, तो ये मैं उसी वक्त यूँ कर देती थी। तो वो टूट जाती थी। तो ऐसे मैंने 2-3 लोगों की उंगलियां तोड़ी। बाप रे, खतरनाक। कजन्स की तुमने बड़ी पिटाइयां लगाई। नहीं, कजन्स के लिए तो डिफेंसिव रही। तो वो जो कजन का आया वो ये कि मैं हमेशा तो उस वक्त ज़रा शादीशुदा तो कोई भी नहीं था, सब वो था, तो मैं एंजॉय करते थे। अब शूट पैकअप होने के बाद, अच्छा मेरा एंजॉयमेंट मेरे कज़न्स के साथ होता था, मेरी मामू की बेटियां और ये वो करके, क्योंकि सबसे बड़ी मैं बहनों में, और वो मेरी अपनी तो कोई बहन है नहीं, कि मुझे वो बहनों का जो लाड और प्यार है ना, वो मैं इनके साथ निकालती थी, क्योंकि सब मुझसे छोटी थी। और मुझसे तो अगर कोई 1 घंटा भी छोटा है तो मेरे अंदर एक बड़प्पन आ जाएगा, तो मैं उसको छोटे की तरह ही लूँगी। और हालांकि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, लेकिन बड़प्पन मुझ में ज़्यादा है शुरू से, तो मैं सबको ही छोटा समझती थी। तो सबको गाड़ी में बैठाया, और मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, तो वो मेरी ड्राइविंग में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं जज कर सकता कि कोई खातून चला रही है। अच्छा। क्योंकि मेरी गाड़ी होती वो शेडेड, तो वो अक्सर लोग मुझसे जो है ना उसमें लड़के जो है वो चलाने में ही रेस लगाना शुरू कर देते। तब आगे जाके जब मैं पर्दा उतार के दिखाती हूँ तो वो बेचारे माजत करके जाते हैं कि ये लड़की चला रही थी गाड़ी। तो मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स करने में, 2 गाड़ियों के बीच में लगाने में कभी कोई जज नहीं कर सकेगा कि कोई खातून चलाएगी। कोई खातून बड़े एक स्पेसिफिकली बड़ा एक टिपिकल किस्म की गाड़ी चलाती हैं, तो वो वाला सीन नहीं। तो अब गाड़ी में जाना है, करना वो करना, तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि जी मुझे लगा मैं चारों तरफ नजर रखती हूँ गाड़ी चलाते हुए, ये नहीं कि मैं खो गई, इंजॉयमेंट भी कर रही हूँ लेकिन नजर चारों तरफ अटेंटिव रहती हूँ। तो मुझे लगा कि 2 बाइक्स पे जो है ना 2 लोग आ रहे, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि लड़कियां देख के जाऊँ, थोड़ा सा ट्रैप करने वाले हैं आगे जाके। तो डरना नहीं है, लड़ना है, वो वाला सीन है मेरा। तो मैंने इनमें से किसी को नहीं बताया। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी तरफ कोई आ रहा है तो मैंने साइड दे दी, बेचारे गिर गए। दूसरी तरफ से मैंने वहां से साइड दे दी, वो भी गिर गए। उसके बाद मैंने वो लड़कियां, और फिर मेरी तरफ 3 बहादुर लड़कियां आई मेरे पास, इसमें इत्तेफाक और है। ये बिल्कुल इसमें कोई लगाई बुझाई या कोई एडिशन नहीं है, ये मेरी में एग्जैजरेशन है ही नहीं, इसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ऐसी। 1-2 बार मेरे अपने साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं अटेंटिव रहती हूँ, तो पैनिक नहीं होना है, आपने अटेंटिव रह के अपनी खुद जो है हिफाजत करनी है, जो है क्योंकि आपको पता है कि जब अपने हम लोग इवेंट्स वगैरह शूट कर रहे होते हैं तो हमें 3-3 4-4 बज जाते हैं शूटों पे। तो वो अक्सर ऐसा हुआ, और मैं अपनी गाड़ी से आती जाती, तो मैंने अब बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो मैं गाड़ी घर पे 10 तरह के काम होते हैं तो मैं अपनी गाड़ी घर पे छोड़ जाती हूँ कि उनके लिए आसानी रहे, वरना जब तक बच्चे नहीं थे मैं अपनी गाड़ी खुद लेके जाती थी, अपने लिए था, तो मैं हमेशा शूट पे खुद जाती थी। तो रात में आते आते लेट हो जाए, तो इतनी बार ऐसा हुआ कि जैसे मुझे लगा कि मुझे, अब ऑब्वियसली वो स्नैचर्स ही होंगे जो मुझे करने आ रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो शारे फैसल से करते मेरे घर के एंड तक अगर आ रहे हैं तो जाहिर है वो मुझे हाय हेलो करने तो आ नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको पॉइंट मिला। अच्छा मैं डॉज बहुत अच्छा करती हूँ गाड़ी चलाते हुए, ये गया वो जा फलाना, और रास्ते पता है, तो इस वजह से करते मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा मेरा अकीदा है कि हिसार, घर से निकलते वक्त जब आप हिसार करते हैं ना, तो वो मेरा इतना बेहतरीन अकीदा है बचपन से, बहुत टीनेज से, कि मुझे कोई दुनिया की बुराई ही नहीं छू सकती, मुझे टच ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। तो वो भी एक वजह है कि मैं बहुत सारी बुराइयों से बच जाती हूँ। अब देखो, बातों ही बातों में हमने इतनी सारी चीज़ें तुम लोगों से सीख ली हैं, और मेरा ख्याल से आपने भी अडॉप्ट की होंगी, जो हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग किस्से थे, अलग अलग बातें थीं, अलग अलग चीज़ें थीं, लेकिन उनमें सब में एक चीज़ कॉमन थी, अपनी हिफाजत। सो अपनी हिफाजत जब तक खुद आप नहीं करेंगे, कोई और कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच आप लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अब हम बात करेंगे कुछ स्किन के बारे में, और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हिना सिद्दीकी हैं, जो कि जनरल डेंटिस्ट एंड एस्थेटिक स्पेशलिस्ट एट D&S डेंटल एंड स्किन कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुहासा के साथ आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
कोहासा के परफ्यूम्स तो और उसकी और दूसरी प्रोडक्ट्स हमने पहले लोगों को बताया उसके बारे में, लेकिन स्किन केयर के हवाले से अब जो नई प्रोडक्ट्स आई हैं कोहासा की, उसके बारे में ज़रा आप उस पर रोशनी डालें। अभी 2 महीने इनकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है कोहासा की, एंड दे हैव फेस वॉशेस, सीरम्स एंड सनब्लॉक। और द बेस्ट थिंग अबाउट कोहासा इज़ कि इनके अंदर कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छा, जो कि एक्नी कंट्रोल भी कर रहे हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका जो है वो पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि आपने कोई एक चीज़ ली है वो सबके लिए ही हो इसके अंदर ये इनका जो यूनिक पॉइंट जो मुझे लगा, जो अच्छा लगा, वो यही है कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इनके फेस वॉशेस 4 डिफरेंट किस्म के, एक राइस वाटर हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, जैसे कि इसके अंदर आपका कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर हो रहा है और इवन टोनिंग भी हो रही है और हाइड्रेट भी कर रहा है स्किन को। दूसरा आपका 2 जो डिफरेंट एक्नी कंट्रोलिंग है, एक आपका ऑयल कंट्रोल भी है और एक एक्नी कंट्रोल भी है। ऑयल कंट्रोल जो है वो ये रहा, ऑयल कंट्रोल, दोनों चीज़ें आपको एक तो एक्नी कंट्रोल कर रही हैं, आपके ब्लेमिशेस को भी कंट्रोल कर रही हैं, और साथ में जो इनकी बात है कि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ऑरेंज लिकोरस एक्सट्रैक्ट जो ब्राइटनिंग भी दे रहा है और आपको पिगमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। जो लिकोरस इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है वो पिगमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। ऑयल कंट्रोल तो हो ही रहा है साथ में। और ये दूसरा वाला एक्नी कंट्रोल फेस वॉश विद लेमन टी ट्री ऑयल, जो टी ट्री ऑयल है वो सूदिंग है और आपकी स्किन दाने बनने से रोकता है, एग्जैक्टली पोर्स को क्लीन कर देता है, और आपका एंटी माइक्रोबियल भी होता है जो बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है और साथ में क्लेंस भी कर रहा है स्किन को। बिल्कुल। और एक और भी है एनर्जाइजिंग फेस वॉश विद वाटरमेलन, और इसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड भी है। सो हाइड्रेट, ठंडा भी कर रहा है स्किन को, और सैलिसाइलिक एसिड क्या कर रहा है, एक्नी कंट्रोल भी कर रहा है, दानों को निकलने से भी रोक रहा है, क्लेंस भी कर रहा है। 4 फेस वॉशेस हैं अलग अलग। फेस वॉश हैं। सीरम्स कौन कौन से हैं? सीरम्स इनके अंदर हमारे पास हैं हाइलुरोनिक एसिड, जो कि सबको पता है कि हिट है। वो आपके प्लम्प कर रहा है स्किन को, एक तरह से वो मॉइस्चराइज कर रहा है, हाइड्रेट कर रहा है, ब्राइट भी करता है। और किसी की ड्राइनेस होती है, स्किन में बहुत खुश्क हो जाती है विद टाइम, तो उसको कंट्रोल कर रहा है, और वो है 5%। अच्छा, हाँ, ग्लो भी देता है। सारे प्रोडक्ट्स आपकी ग्लोइंग तो हैं ही। हाँ। फिर आपका प्रीमियम विटामिन सी सीरम है, दैट इज 10%। यूजुअली लोग कम परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी क्या है, आपका एंटीऑक्सीडेंट है। आपको अगर आप अपनी डाइट में नहीं लेते हैं, आपकी स्किन अनइवन हो रही है, ड्राई हो रही है, तो ये ब्राइट भी करेगा, प्लम्पिंग भी देगा, और ये सब चीज़ें आपके विद टाइम कोलेजन स्टिमुलेशन भी करेगा। अच्छा, जो सारी प्रोडक्ट्स है उसमें कोई स्टार इंग्रेडिएंट तो होगा? सब में अलग अलग स्टार इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड है, तो हाइलुरोनिक तो है ही 10% हाइलुरोनिक, 5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम है। वो आपका एक डिफरेंट कैटेगरी को प्रमोट कर रहा है, आपकी ब्राइटनिंग दे रहा है, प्लम्प चुस्त कर रहा है। जैसे विद टाइम कोलेजन एंड इलास्टिन आपकी स्किन में कम हो जाते हैं ना, हर 20-25 ईयर्स के बाद कम हो जाता है, उसको आप किस तरीके से वापस रिगेन कर सकते हैं, या किस तरह से आपको कोलेजन और इलास्टिन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट के अंदर प्री प्रोडक्ट आ गया। फॉर एग्जांपल ये विटामिन सी है, ये हाइलुरोनिक एसिड है, एक आपका रेटिनॉल है। अच्छा। रेटिनॉल जो कि बेसिकली आपका एंटी एजिंग को केयर दे रहा है। रेटिनॉल बहुत से लोग एक्नी को भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और आपके फाइन लाइन एंड रिंकल्स वगैरह जो विद टाइम आपकी स्किन सैगी हो जाती है, पतली हो जाती है, सैग करने लगती है, तो रेटिनॉल उसको प्रमोट करता है। उस स्किन केयर वो लगाने से आपकी विद टाइम कोलेजन जो है वो आता है, नज़र आता है कि आपकी स्किन केयर बेहतर हो रही है, आपकी स्किन अच्छी लग रही है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से इंपोर्ट किए गए? कोरिया से है और यूके से। अच्छा, या दोनों आजकल कोरियन स्किन केयर, यू नो हाउ कितना ज़्यादा फैशन में है, और सबको पता है कि कोरियन स्किन केयर इज़ वेरी इन ग्लास स्किन। अच्छा, क्या ये केमिकल्स जो इन प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हैं वो सेफ हैं? बिल्कुल सेफ हैं। आप आजकल सबको स्किन केयर की नॉलेज है। इसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसमें डिफरेंट एसिड्स होते हैं। अल्फा मोर आपकी स्किन की इवन टोनिंग को कंट्रोल कर रहा है, बीटा में आपके अंदर जो है उसमें सैलिसाइलिक एसिड है, जो कि आपकी स्किन की एक्नी को, ब्लेमिशेस को, और आपके छोटे छोटे जो वाइट हेड्स, ब्लैक एंड पोर्स को क्लीन आउट कर रहा है, अंदर पेनिट्रेट कर रहा है सीरम, और आपकी जो इंटरडर्मल सेकेंड लेयर स्किन है उसके अंदर जाके आपकी कोलेजन को ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फ्रेश होती है, प्लम्प्ड होती है, और हाइड्रेट करती है, और एक्नी भी कंट्रोल हो रही है साथ में। और पिगमेंट, इसके अंदर जो पिगमेंट कंट्रोलिंग है वो लिकोरिस एक्सट्रैक्ट भी है, और इसके अलावा जो ब्राइटनिंग विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, वो आपको
कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है और ये सारी चीज़ें पिगमेंट को भी कंट्रोल कर रही हैं। रेटिनॉल भी आपको हेल्प करता है पिगमेंट कंट्रोलिंग में। जो मेलेनिन आपके स्किन में होता है उसको सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन इवन टोनिंग रहती है और कोई भी धब्बों जैसे एक्ने स्कार्स या दाग धब्बे वो भी आपको उससे हेल्प करते हैं। हाँ। अच्छा, a lot of stuff mixed है। सिरम्स का कोई एज क्राइटेरिया है कि इस उम्र में लगाना चाहिए, इस उम्र से शुरू करें या इस उम्र तक हो? आई थिंक 20 प्लस 25 प्लस पे सबका व्हेन आपका स्किन डल, अब तो आई थिंक 18 19 20 इयर्स में बच्चियां सब तो बच्चियां वो कहती हैं मेकअप बाद में, भाई पहले स्किन केयर। एंड एवरीबॉडी सब लोग यूज कर रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी कौन यूज नहीं करता। देखिए ना, छोटी बच्चियों को मेकअप की इजाजत नहीं होती तो वो कहते हैं अच्छा चले हम स्किन केयर ही कर लेते हैं। एक ग्लो शाइन आ जाता है जब आप सीरम लगाते हैं और फिर आप मेकअप मॉइस्चराइज करके मेकअप करते हैं तो एक शाइन आ जाता है और एक ग्लो रहता है और लोग पूछते हैं भाई आपने क्या किया है। और इनका एक सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक इस 50 प्लस, इसमें मिनरल्स हैं एंड मिनरल्स के अलावा द की इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर है वो जिंक है। जिंक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्किन के लिए, कोलेजन के लिए, हीलिंग के लिए और वुंड हीलिंग भी करता है। जिंक आपके बालों के लिए भी कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो टिंटेड सन ब्लॉक है लेकिन इसके अंदर वो एक ब्राइटनिंग और वो ऐसा वाइट शेड नहीं आएगा जो बहुत लोग कहते हैं ना कि सन ब्लॉक लगाया और वाइट सफेद लग गया, वैसा नहीं है। इट्स वेरी लाइक आपका हमारा एशियन स्किन टोन के हिसाब से बना है। अच्छा, हमारी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हमेशा जब भी कोमल या आते हैं ना हसन तो मैं उनसे कहती हूँ हमारी पब्लिक के लिए, हमारी व्यूअर्स जो हैं व्यूअर्स के लिए क्या पैकेज है? पैकेज ये है कि हम आप लोगों को अप टू 50% ऑफ मिलेगा फॉर अ वीक अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और थ्रू निदा यासिर मॉर्निंग शो। हाँ तो और ऑर्डर जो है हम वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह हम जो बैंड है वो चल रहा है वेबसाइट का और वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है और ये कह रही है कि एक हफ्ते तक 50% ऑफ मिलेगा और एक नंबर भी चल रहा है, उस नंबर पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है टेक्नो नहीं होते वेबसाइट पे जाएं और तो अगर आप फ़ोन के ज़रिए अगर आप समझते हैं आपको ज़्यादा इजी लग रहा है तो आप फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और डील यही रहेगी 50% ऑफ फॉर 1 वीक। अभी ये स्टार्टिंग है तो हम लोग अच्छी प्राइस भी दे रहे हैं ताकि लोग यूज़ करें और फिर उसके एडिक्टिव हो जाएं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा और अपनी हिफाजत पहले खुद करें फिर बाकी सब करेंगे आपकी हिफाजत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है